संप्रदाय उनके ठीक सामने था, और उसके दो पहाड़ मानो स्वर्ग के द्वार हों। उन पर तरह तरह के महल थे। यू किंगशान स्वर्गीय प्रांत संप्रदाय की ओर जा रहा था जब उसने अचानक कुछ महसूस किया और पीछे मुड़कर देखा तो ड्रैगन किलिन अपनी पीठ पर किन म्यू को ले जा रहा था। यू किंगशान चौंक कर तुरंत रुक गई। उसकी रफ्तार बहुत तेज है। अगर मैं वापस संप्रदाय में जाकर उसकी मुखबिरी कर दूं, तो वह मुझे वहीं मार डालेगा। ड्रैगन किलिन रुका और किन म्यू ने उसका अभिवादन किया। यू किंगशान ने भी अभिवादन का उत्तर दिया। भाई, यू फ्लोवई माउंटेन फेस्टिवल में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं और स्वर्गीय प्रांत संप्रदाय में वापस क्यों लौट रहे हैं? किन म्यू ने मित्रतापूर्ण भाव से पूछा। यू किंगशन ने तुरंत उस पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बदसूरत हूं और मेरे लिए किसी सुंदरी को खुश करना मुश्किल है, इसलिए फ्लोवई माउंटेन फेस्टिवल में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। किन म्यू की मुस्कान और भी गर्म हो गई। भाई, यू बदसूरत कैसे हैं? आप में प्रतिभा का भाव है और आप किसी सुंदरी का दिल जरूर जीत लेंगे। बेहतर होगा कि आप फ्लोवई माउंटेन फेस्टिवल में वापस जाएं। यू किंगशान के रोंगटे खड़े हो गए। पिछली बार किन म्यू ने ऐसा ही वाक्य तब कहा था जब उसने संस्थापक सम्राट सागर के रक्त की तलवार को मार डाला था और 4 विशेषज्ञों को मौके पर ही मार डाला था। अब उसने दोहराया, यदि यू किंगशान ने समझदारी नहीं दिखाई और पहाड़ पर लौटने पर जोर दिया, तो संभवतः उसे तलवार से मार दिया जाएगा, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। पंथ गुरु किन के शुभ शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। यू किंगशान ने धन्यवाद दिया और सुगंधित ब्लूम सिटी की ओर लौटने लगा। किन म्यू ने उसे विदा किया। इससे पहले कि ड्रैगन किलिन को जल्दी से अपने रास्ते पर जाने दिया जाए, स्वर्गीय प्रांत संप्रदाय के चारों ओर एक चक्कर लगाते हुए यू किंगशान ने दूर से सुगंधित ब्लूम सिटी को देखा और एक नजर डालने के लिए पीछे मुड़ा, खुद से सोचते हुए, ट्रू हेवन पैलेस ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया ताकि अगर मेरा संप्रदाय उसे नीचे ले जा सके और ट्रू हेवन पैलेस के साथ हमारे संबंध को और करीब ला सके, तो संप्रदाय में मेरी स्थिति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। वह लौटने की योजना बना ही रहा था कि तभी उसने बंजर मैदानों में एक विशालकाय पहाड़ देखा। देखकर वह दंग रह गया। फिर उसने टूटी हुई सड़कें और ध्वनि तरंगों से हुई तबाही देखी। यू परिवार के कई विशेषज्ञ जोर जोर से चिल्लाते हुए यू परिवार की बूढ़ी दादी के अंगों पर उड़ रहे थे। तुम्हारे परिवार की बूढ़ी दादी भी मर गई है। यू किंगशान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सीधे सुगंधित फूलों वाले शहर की ओर चल पड़ी। यू परिवार की बूढ़ी दादी भी उसे एक विशाल पर्वत से नहीं रोक सकी, इसलिए हमारे स्वर्गीय प्रांत संप्रदाय के लिए उसे पकड़ना निश्चित रूप से कठिन होगा। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि मैं सुंदरियों से ही मिल लूं। बांस शहर ठीक सामने है। 2 दिन बाद किन म्यू पश्चिमी पृथ्वी का भौगोलिक नक्शा हाथ में लिए ड्रैगन किलिन के सिर पर खड़ा था। उसने खगोलीय घटना की सावधानीपूर्वक जांच और मिलान किया और खुशी से बोला, बांस नगर पहुंचने के बाद हम सच्चे स्वर्ग महल से ज्यादा दूर नहीं होंगे। मोटे ड्रैगन, तुम हाल ही में बहुत मेहनत कर रहे हो, इस बार बहुत तेज दौड़ रहे हो। पिछले 2 दिनों में ड्रैगन किलिन आलसी नहीं हुआ और खूब मेहनत की। अपने पैरों की ताकत से रोज 20,000 मील की यात्रा करते हुए उन्हें सच्चे स्वर्ग महल तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा आधा दिन लगता था। रास्ते में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सच्चे स्वर्ग महल से गिरफ्तारी के आदेश के साथ कई दिव्य कला साधक उसके निशान ढूंढ रहे थे और कई भीषण लड़ाइयां भी हुईं। हालांकि यू परिवार के घंटी बजाने वाले पहाड़ी दानव जैसा भयंकर युद्ध दोबारा नहीं हुआ। घंटी बजाने वाले पहाड़ी दानव की युद्ध शक्ति बेहद भयानक थी और ऐसे खजाने रखने वाले आमतौर पर प्रभावशाली परिवार ही होते थे। इस तरह के हथियार की तैयारी में बहुत समय लगता था, इसलिए उन्हें पहले से ही एक जागृत पहाड़ी दानव या किसी मुहर के नीचे कुछ रखना पड़ता था। ड्रैगन किलिन की गति बहुत तेज थी, इसलिए जब तक किसी को पता न हो कि वह कहां जा रहा है, तब तक उसके लिए पहले से तैयारी करना असंभव था। यात्रा के दौरान किन म्यू ने पश्चिमी पृथ्वी के रास्तों, कौशलों और दिव्य कलाओं की विचित्रता का अनुभव किया था। पहाड़ों और नदियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा पश्चिमी पृथ्वी के दिव्य कला साधक कुछ राक्षस भी पालते थे। वे कुछ अजीब जानवरों को ज्ञान देते और आत्माओं को जगाते। उन्हें बचपन से ही जगाकर वे उन्हें बेहद वफादार बनाते थे। इसके अलावा अजीब जानवर उनके आत्मिक हथियार भी थे। उनका इस्तेमाल इसी तरह किया जाता था और पहाड़ी आत्माओं और धरती की आत्माओं की तुलना में वे कहीं ज्यादा फुर्तीले और बहुमुखी थे। पश्चिमी पृथ्वी के मार्ग, कौशल और सभी चीजों में आत्माओं की दिव्य कलाएं वास्तव में आंखें खोलने वाली थीं। ड्रैगन किलिन तेजी से दौड़ा और वे बांस नगर के और करीब पहुंच गए। उसके आगे ज्यादातर पहाड़ियां थीं और समय समय पर उन्हें आकाश में दौड़ते दिव्य कला साधक मिलते रहते थे। उनमें से ज्यादातर उड़ते हुए अजीबोगरीब जानवरों पर सवार थे।
किन म्यू ने पश्चिमी पृथ्वी के कई दिव्य कला साधकों द्वारा उनकी गतिविधियों पर नजर रखे जाने पर अपनी भौहें उठाईं। हम पर फिर से नजर रखी जा रही है। लगता है हम बैम्बू सिटी में नहीं जा पाएंगे। वहां जरूर जाल बिछा होगा। हम सिर्फ जंगल से होकर ही जा सकते हैं। किन म्यू की चेतना तब धड़क उठी जब उसने ड्रैगन किलिन को सचेत करने के लिए स्वर्गीय पंखों की संचार विधि का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक लंबी सांस ली जो उसकी पूरी छाती में भर गई। फुश! उसने सारी हवा बाहर फेंक दी और तुरंत ही कोहरा चारों दिशाओं में फैल गया तथा 10 मील से अधिक आकाश को ढक लिया। ड्रैगन किलिन तुरंत जंगल में डूब गया। दिव्य कला साधक उसे ढूंढने के लिए कोहरे में दौड़े, लेकिन जब कोहरा छटा तो किन म्यू और बाकी लोग बहुत पहले ही जा चुके थे। युवा गुरु यहां है, एक दिव्य कला व्यवसायी ने अचानक घबराहट से घोषणा की। एक कीमती गाड़ी उड़ती हुई आई, जिसे फीनिक्स पक्षी खींच रहे थे। गाड़ी में एक युवक था जो हट्टा कट्टा तो लग रहा था, पर मोटा नहीं। उसके साथ कई औरतें भी थीं। अजीब बात यह थी कि पश्चिमी पृथ्वी में महिलाएं स्पष्ट रूप से उच्च सामाजिक स्थिति में थीं, लेकिन उस युवक के सामने सच्चे स्वर्ग महल की महिलाएं केवल दास्तापूर्ण व्यवहार कर सकती थीं और लापरवाह नहीं हो सकती थीं। अनेक दिव्य कला साधकों ने नवागंतुक का स्वागत किया। युवा गुरु युवा मास्टर यू ने आसपास का जायजा लिया और मुस्कुराए। क्या वह फिर भी भागने में कामयाब रहा? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मैंने सबको नाई कुई का पीछा करने के लिए प्रेरित किया था, तब भी उसने दखल दिया था और नाई कुई को भागने दिया था। वह ग्रेट रूइंस में था, पश्चिमी पृथ्वी में नहीं, इसलिए मैं लापरवाही नहीं कर सकता था। अब जब हम मेरी जमीन पर हैं, तो अगर वह अब भी सोचता है कि वह मेरी पकड़ से बच सकता है, तो यह थोड़ा बचकाना है। वह युवक कोई और नहीं, बल्कि यू बोचुआन था जिसने शियोक शियू और उसकी बेटी का पीछा किया था। वह सच्चे स्वर्ग महल के महल मालिक का बेटा था, और भले ही वह युवा था, उसके तरीके निर्दयी थे और वह कई तरह से धोखेबाज था। शियोक शियू सच्चे स्वर्ग महल की राजगुरु थीं, जब तक कि उन्हें यू परिवार ने उखाड़ नहीं फेंका। यू बोचुआन की साधना को महान नहीं माना जाता था, लेकिन वह एक भीड़ को उसके पीछे ले जा सकते थे, जो एक पंथ गुरु स्तर का अस्तित्व था, और उसने अपने आसपास के शक्तिशाली साधकों को एक एक करके मारकर उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया था। इससे यू बोचुआन की क्षमताएं प्रदर्शित होती थीं। उनकी योजनाएं गहरी और असाधारण थीं। यू बोचुआन ने धीरे से सिर हिलाया, और सच्चे स्वर्ग महल की एक महिला अपनी दिव्य कला दिखाने के लिए ऊपर उड़ी। अचानक आकाश में सफेद बादल हिलने लगे और नीचे की ओर इशारा करते हुए एक तीर के आकार में बदल गए। गाड़ी नीचे जंगल में चली गई, और एक और औरत ने पैर पटका। ढेर सारे पत्थर लुढ़कने लगे और एक विशालकाय चट्टान बन गई, जिसने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां किन म्यू ने कहा था। एक विशाल जानवर पर सवार व्यक्ति उस तरफ गया था। इसके बाद महिला ने अपनी दिव्य कला बिखेर दी, और पत्थर का विशालकाय टुकड़ा पुनः चट्टानों के ढेर में तब्दील हो गया। फीनिक्स ने गाड़ी को आगे खींचा और यू बोचुआन मुस्कुराते हुए उसमें बैठ गया। पश्चिमी पृथ्वी पर हमारे सच्चे स्वर्ग महल की निगरानी से कोई नहीं बच सकता। पिछला नाई कोई नहीं बच सका था, और इस पंथ गुरु किन के लिए तो यह और भी असंभव है। युवा गुरु, इस बार यह स्वर्ण महल का ग्रैंड मास्टर था जो हमें सूचित करने आया था, और हमारे सच्चे स्वर्ग महल के एल्डर बी से इस पंथ मास्टर किन को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। सच्चे स्वर्ग महल की एक महिला ने मनमोहक मुस्कान दी। बड़े बी और स्वर्ण महल के ग्रैंड मास्टर के बीच पुराने संबंध हैं, इसलिए गिरफ्तारी का आदेश देना स्वाभाविक था। उस ग्रैंड मास्टर ने एक शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हमारे सच्चे स्वर्ग महल की शक्ति उधार ली थी ताकि वह हमारे सच्चे स्वर्ग महल का एहसान मान सके। लेकिन युवा मास्टर व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? यू बोचुआन मुस्कुराया। मैं ग्रैंड मास्टर की मदद नहीं कर रहा हूं, बल्कि कल्ट मास्टर किन से मिल रहा हूं। पिछली बार मुझे उनके हाथों हार का सामना करना पड़ा था और मैंने उन्हें ग्रीन ड्रैगन बीड, जो एक अनमोल खजाना है, छीनने दिया था। चूंकि उन्होंने फिर से हमारी पश्चिमी पृथ्वी पर घुसपैठ करने की हिम्मत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। इसके अलावा इस बार पश्चिमी पृथ्वी पर आने के पीछे उसके कुछ बुरे इरादे जरूर होंगे। मुझे शक है कि उसका मकसद सिर्फ घूमना फिरना तो नहीं है। चूंकि उसने पिछली नाई कुई और छोटी राजकुमारी को बचाया था, मुझे डर है कि वह राजकुमारी की गद्दी वापस छीनने में उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। उसके आसपास होने से नाई कुई तो ज्यादा दूर नहीं है। उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने उदासीनता से कहा, भले ही मेरी मां सच्चे स्वर्ग महल की स्वामिनी बन गई हो, लेकिन जब तक वह एक नन्ही राजकुमारी को जन्म नहीं देती, तब तक महल के स्वामी का उसका पद स्थिर नहीं रहेगा। नाई कुई के वापस आने का मकसद कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। हालांकि यह पंथ गुरु किन और पिछली नाई कुई कभी यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मेरी शक्ति इतनी महान हो सकती है।
उसने अपना सिर उठाकर उस दिशा में देखा जिस ओर किन म्यू गई थी और ठंडे स्वर में कहा, मुझे उन्हें एक बड़ा आश्चर्य देने दो। ड्रैगन किलिन पहाड़ों के बीच ऐसे दौड़ा जैसे उड़ रहा हो और अनगिनत पर्वतीय चोटियों को पार कर गया। उसकी गति पहले से कम थी, लेकिन फिर भी उसे तेज माना गया। किन म्यू ने आसपास का जायजा लिया और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। यहाँ का भूभाग पश्चिमी पृथ्वी के भौगोलिक मानचित्र पर गे के द्वारा दिए गए स्थलाकृति से थोड़ा अलग था। पश्चिमी पृथ्वी के दिव्य कला साधकों को पहाड़ों से लड़ना पसंद है और मुझे लगता है कि वे लड़ने के बाद उन्हें वापस नहीं रखते। भूभाग का उपयोग करके अपना स्थान निर्धारित करना कोई निश्चित बात नहीं है। मुझे अभी भी खगोलीय प्रेक्षणों की आवश्यकता है। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आकृतियां घूम गईं। उसने सिर ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखा और सूर्य की रोशनी से छिपे तारे और नक्षत्र धीरे धीरे दिखाई देने लगे। उसने अपनी स्थिति पहचान ली और राहत की सांस लेकर मुस्कुराया। हम बांस शहर से आगे निकल चुके हैं। जब उसने ये कहा तो अचानक सामने से गड़गड़ाहट की आवाज आई और किन म्यू की भौहें हल्की सी तन गईं। उसने आगे देखने के लिए सिर उठाया और देखा कि धूल आसमान में फैल रही है, जो कोहरे में बदलकर पर्वत श्रृंखलाओं को ढक रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि सामने दुनिया को हिला देने वाली हलचल किस वजह से हो रही है। ड्रैगन किलिन भी तुरंत रुक गया और घबराकर आगे देखने लगा। धूल आगे बढ़ती हुई जंगलों और पहाड़ों को निगलती हुई और घनी होती जा रही थी। पंथ गुरु, यह क्या है? ड्रैगन किलिन ने आश्चर्यचकित होकर चीख मारी। जमीन लगातार कांप रही थी और आसपास के पेड़ भी हिल रहे थे। चट्टानें जमीन पर ऐसे उछल रही थी मानो कोई भूकंप आया हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। किन म्यू ने सिल्वर हेवंस आइज खोलकर आगे बढ़ती धूल को देखा और अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धूल में एक शहर है। एक शहर? ड्रैगन किलिन ने हैरानी से पूछा। एक शहर इतना बड़ा हंगामा कैसे मचा सकता है? क्योंकि यह शहर इस समय जंगल से होकर गुजर रहा है। आश्चर्य से किन म्यू की खोपड़ी लगभग फट गई और उसने सख्ती से कहा, वह शहर हमारी ओर दौड़ रहा है। मोटे ड्रैगन, चलो। धूल का गुबार उठा और एक शानदार शहर उनकी आंखों में उतर आया। वह सीधे उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। शहर की दीवारों के नीचे, जो अनगिनत गज ऊंची थीं, अतुलनीय रूप से मोटी टांगें थीं। दीवार के पीछे विशाल घर पहले से ही जानलेवा इरादों से लदे हुए विशालकाय बन चुके थे। कुछ ढोल बजा रहे थे तो कुछ विशाल खजाने धो रहे थे। इस बीच शहर के द्वार खुल गए और दीवारों के साथ साथ उनमें भी उस्तरे जैसे नुकीले दांत निकल आए। वे लगातार खुलते और बंद होते रहे और उनसे होकर गुजरने वाली हर चीज, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियां भी, टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। जो कुछ भी चबाया नहीं जा सका वह शहर में प्रवेश कर गया और शहर के राक्षस जैसे दिग्गजों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। शहर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसके द्वारों पर 2 शब्द लिखे थे, बांस शहर। पश्चिमी पृथ्वी के दिव्य कला साधकों ने वास्तव में एक पूरे शहर को जागृत कर दिया था। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनर्निर्देशन, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री, पंथ गुरु, वे पागल ही होंगे। कौन पूरे शहर को जगाकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है? उनके पीछे बांस शहर के ऊपर से गुजरने वाली हर चीज ध्वस्त होकर समतल भूमि पर आ गई। बड़ा शहर मानो किसी नए जीव की तरह उनका पीछा करने के लिए बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा हो। वह बेहद तेज गति से पहाड़ों की चोटियों पर उछल रहा था। जिस चीज के ऊपर से वह गुजरा वह सब चकनाचूर हो गई। शहर एक भयानक मोह की तरह था जो हर चीज को निगल और कुचल सकता था। इतना ही नहीं, शहर के हजारों दानव अपने शरीरों को विशाल हथौड़ों की तरह घुमा रहे थे और जो कुछ भी शहर के लिए चबाने लायक नहीं था उसे दानव चूर चूर कर देते थे। इसके अलावा शहर के पीछे धूल का एक बादल था जिसमें सभी चीजें टुकड़ों में बिखर गई थीं। धूल 100 मील के दायरे में फैल गई जिससे सब कुछ अस्पष्ट हो गया। शहर ने अपने सामने से निगल लिया और जो बचा उसे खुद ही उगल दिया। कोई भी कल्पना कर सकता है कि अगर वे उसके मोह में फंस गए तो क्या परिणाम होंगे। किन म्यू बिना रुके तेजी से दौड़ रहा था और ड्रैगन किलिन पूरी ताकत से दौड़ने में लगा हुआ था। लेकिन तभी बांस शहर के भीतर से एक विशाल नदी अचानक एक लंबे कोड़े की तरह फूट पड़ी। ड्रैगन किलिन तुरंत बच निकला, लेकिन विशाल नदी बेहद तेज थी। वह दाएं बाएं घूम रही थी जिससे ड्रैगन किलिन को हर दिशा में भागना पड़ा। उसकी गति कम हो गई और बांस शहर धीरे धीरे उसके पीछे आ गया। बड़े भाई, शियोब क्यूइर ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आवाज कांप रही थी। जमीन कांप उठी और इंसानों जितनी ऊंचाई के पत्थर हवा में उछल पड़े। बांस नगरी ने अपने दरवाजे चौड़े खोल दिए और तैयारी में तीखे दांतों से कुरकुराने लगी। कोई चिंता नहीं बहन क्यूइर, डरो मत।
किन म्यू पलटा और उसकी तलवार की गोली हवा में तैरती हुई उसके शरीर के सामने घूमने लगी। विशाल नदी ने ड्रैगन किलिन को दाएं बाएं भागने पर मजबूर कर दिया था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही बांस शहर उन्हें निगल जाएगा। हमें कौन रोक रहा है? किन म्यू ने उस आती हुई चीज को देखा। शहर का दरवाजा और दीवार लगातार ऊपर नीचे हिल रही थी, जिससे मोटे और तीखे भाले दांतों जैसे लग रहे थे। इसने युवक के मन में संदेह पैदा कर दिया। क्या 6 दिशाओं वाले राज्य के एक दिव्य कला साधक को मारने के लिए इतनी बड़ी परेड की जरूरत है? पैगोक्सो और उसके रिश्तेदारों को बांस नगरी जैसा विशाल खजाना इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। तो फिर कौन है जो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है? उसे अचानक एक व्यक्ति का ख्याल आया और वह मुस्कुराया और मन ही मन बुदबुदाया। जरूर वही होगा, सच्चे स्वर्ग महल का युवा स्वामी। जब मैंने जियोंगजियू और उसकी बेटी को बचाया था, तब उसकी आंखों के सामने ही उसका शिकार छीन लिया गया था। इसलिए हम दोनों पुराने दोस्त माने जा सकते हैं। क्या वह मुझे कोई अप्रत्याशित सरप्राइज देने की योजना बना रहा है? उसी समय ड्रैगन किलिन चीखा, पंत गुरु, यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो एक झटका है। बकवास। बांस शहर के मुहाने से एक और विशाल नदी फूट पड़ी और ड्रैगन किलिन की पूंछ को अपनी ओर खींच लिया। ड्रैगन किलिन ने अपने चारों पैरों से जोर जोर से पंजा मारा, लेकिन फिर भी वह खुद को अपने विनाश के करीब घसीटे जाने से नहीं रोक सका। मोटे ड्रैगन, एक बहादुर योद्धा की तरह अपनी पूंछ काट दो, जियोंगक्युइर ने गंभीर चेहरे और स्पष्ट आवाज में कहा। ड्रैगन किलिन के गालों पर आंसू बह निकले। बहन की, अगर मैं अपनी पूंछ भी काट दूं तो भी हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे एक सफाई लाश के साथ मरने दो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह भी संभव है। दरवाजा एक विशाल मोह जैसा था, जो खुलता और बंद होता था और पास आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ। जो भी बचता वह उन विशालकाय इमारतों से होकर गुजरता जो अपनी मर्जी से ढा रही थीं। इसलिए एक भीगी हुई लाश को बचाए रखना लगभग नामुमकिन था। हर भाले की नोक पर ठंडी रोशनी चमक रही थी, जो बोतल के मोह जितनी मोटी थी। वे शहर की दीवार पर लगी लोहे की सलाखों जैसे थे। उनकी नोकें तलवारों जैसी तीखी थीं, जबकि चपटी सतह पर अजीब अजीब निशान थे। साफ था कि हर भाला एक आत्मा का हथियार था। यदि कोई द्वार के पास पहुंच जाता तो यह उसके भौतिक शरीर में दर्जनों आत्मिक हथियारों के छेद करने तथा शरीर में कटोरे के आकार के दर्जनों रक्त छिद्र छोड़ने के बराबर होता। शहर के द्वार और दीवार के खुलने और बंद होने की विस्फोटक शक्ति के साथ इसे जोड़ दे तो सबसे अधिक संभावना है कि आप तुरंत ही खूनी गड़बड़ में बदल जाएंगे। अभी भी अचंभित, किन म्यू ने कहा, सच्चे स्वर्ग महल के युवा स्वामी से जैसी उम्मीद थी, लेकिन उसमें बांस नगरी की आत्मा को जगाने की क्षमता तो नहीं होनी चाहिए, है ना? उसकी साधना मेरी साधना से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 7 सितारों के दायरे में है। पंत गुरु, ड्रैगन किलिन को अभी भी बांस शहर के मुहाने की ओर खींचा जा रहा था। किन म्यू ने अपना आश्चर्य भुला दिया। उसकी तलवार की गोली अचानक फूट पड़ी और अनगिनत तलवारों की रोशनियां चमक उठीं। 8000 तलवारों ने एक ही समय में तरंग तलवार रूप धारण कर लिया। यह एक अतुलनीय राजसी दृश्य था। शहर के तीखे भालों के आगे बादलों की तरह घूमती हुई खजाने की तलवारों के साथ बांस शहर के मोह के अनगिनत दांत तुरंत अलग हो गए। शहर का द्वार अभी भी भारी मात्रा में चबाया जा रहा था और अपनी आश्चर्यजनक काटने की शक्ति से वह कला को कुचलकर चूर्ण बना देने में सक्षम था। किन म्यू ने अपनी तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह भले ही कैफ्री स्वॉर्ड की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल न कर पाए, लेकिन उसकी धार ही उसे हर चीज को चीर फाड़ने की ताकत दे सकती थी। उसके हाथों में बेफिक्र तलवार जगमगा उठी, विशाल गतियों को बिंदु सूत्र में पिरोते हुए। यिन और यांग 2 रूपों में आते जाते हैं। दाव तलवार के पहले रूप की शक्ति का विस्फोट हुआ और तलवार की रोशनी काले और सफेद रंग में अलग हो गई। यिन और यांग में हलचल हुई, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए ताइजी का आकार बना। हालांकि यह सिर्फ तलवार कौशल के कारण उत्पन्न दृष्टि थी। तलवार का कौशल वास्तव में अत्यंत उच्च बीजगणितीय सिद्धियां प्रदर्शित कर रहा था। ताइजी आरेख के प्रत्येक बिंदु और प्रत्येक रेखा को बनाने के लिए अतुलनीय रूप से विस्तृत गणनाएं की गई थीं, और प्रत्येक तलवार की रोशनी की गति में अतुलनीय रूप से जटिल बीजगणितीय गणनाएं समाहित थीं। यह ब्रह्मांड की व्याख्या करने वाला ताओ संप्रदाय का चमत्कार था। बांस नगर ने उसे जोर से काट लिया और शहर की दीवार का एक हिस्सा तलवार की रोशनी के साथ गायब हो गया, जिसमें काले और सफेद रंग एक दूसरे की जगह ले रहे थे। किन म्यू आकाश में ऊपर उठे और उन्होंने बेफिक्र तलवार को अपने ऊपर उठा लिया। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से तलवार को रोक लिया और 8000 तलवारें उसके ऊपर से गुजरने लगीं। छोटी तलवारें मां तलवार में मिलकर 8000 तलवारें एक हो गईं और किन म्यू को तुरंत अपने हाथ में तलवार का भारीपन महसूस हुआ।
यह उनकी तलवार की गोली का दूसरा रूप था। इसके दो रूप थे, एक था गोली और दूसरा था मूल तलवार का मिश्रण। विलय के बाद वजन ने केयरफ्री तलवार को इतना भारी बना दिया कि वह अब इस तलवार की किसी भी शक्ति को निष्पादित करने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। किन म्यू ने अपनी तलवार को और भी ऊपर उठाया और उस समय वह केवल एक ही चाल चल सका। हैक। आगे बढ़ते हुए उसके सामने ड्रैगन किलन के पीछे बांस शहर था। वह उन्हें अपने मोह के पास से घसीट कर ले जा चुका था और अब ड्रैगन किलन को सड़क पर खींच रहा था। इसके दोनों ओर जागृत इमारतों के विशालकाय लोग उन्हें मांस के पेस्ट में बदलने की तैयारी में पंक्तिबद्ध थे। बांस नगरी के बीचों बीच भव्य महल भी खड़े थे। वे लकड़ी या पत्थर से नहीं, बल्कि काले सोने, काले लोहे और काले तांबे से बारीकी से बनाए गए थे। पश्चिमी पृथ्वी के दिव्य कला साधकों ने स्वयं शक्तिशाली बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी से शक्ति उधार ली और प्रकृति को ही बदल डाला। काला सोना और काला तांबा इकट्ठा करके अपने आत्मिक हथियार गढ़े। आत्मिक हथियार जितने बेहतर गढ़े जाते, जागृत होने पर वे उतने ही शक्तिशाली होते। बांस शहर के महल सबसे शक्तिशाली दिव्य कला साधकों द्वारा गढ़े गए आत्मिक हथियार थे, इसलिए लकड़ी और पत्थर के घरों की तुलना में उनकी शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर की थी। महल के दैत्य सड़क के अंत को अवरुद्ध करने के लिए खड़े हो गए थे और उनमें हत्या की मंशा भरी हुई थी। ऐसा दृश्य पहले कभी न देखा गया था और न ही सुना गया था। किन म्यू ने इस तलवार से वार किया और अतुलनीय रूप से भारी लापरवाह तलवार से निकले कंपन ने तुरंत उस विशाल नदी को तोड़ दिया जो ड्रैगन किलन की पूंछ के चारों ओर कुंडलित हो गई थी। यह एक विशाल सांप की तरह था जिसकी पूंछ कट गई थी और वह शहर में इधर उधर घूम रहा था। जब लापरवाह तलवार की नोक सड़क से टकराई तो उसकी अतुलनीय भयानक शक्ति फूट पड़ी और सड़क पर पड़े चूना पत्थर के स्लैब एक एक करके पलटकर हवा में ऊपर उठ गए। सड़क पर एक आश्चर्यजनक दरार पड़ गई और वह फटकर तेजी से आगे की ओर फैल गई। और भी चूना पत्थर के स्लैब उलट गए और हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गए। स्वूश स्वूश स्वूश। बेफिक्र तलवार की नोक से उड़ती हुई तलवारें निकलीं और किन म्यू की प्रचंड प्राणशक्ति उनमें समा गई। वे घूमती हुई गली में चारों ओर वार करने लगीं। 8000 उड़ती हुई तलवारें जहां भी गुजरीं, रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती रहीं और दैत्य टुकड़े टुकड़े हो गए। जब 8000 तलवारें एक में मिल जाती थीं, तो किन म्यू उनमें से प्रत्येक की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जब वे अलग हो जाती थीं, तो वह तुरंत ऐसा कर सकता था। अनगिनत तलवारें लकड़ी और पत्थरों के टुकड़ों के बीच से होकर सड़क के अंत की ओर चक्राकार गति से दौड़ रही थीं। पल भर में उन्होंने महल के विशालकाय स्तंभों को गहराई से चीर डाला और उन्हें छेद डाला। किन म्यू की बाहें कांप रही थीं, क्योंकि तलवार ने उसकी सारी मांसपेशियां लगभग फाड़ दी थीं। उसकी लगभग सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और उसकी नसें लगभग टूट चुकी थीं। उसकी जादुई शक्ति भी आधी खत्म हो चुकी थी। जब बांस नगर उन्हें निगलने ही वाला था, तब उसने तलवार के चित्र के पहले रूप की बजाय दाव तलवार के पहले रूप का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह जादुई शक्ति बचाना चाहता था। पहाड़ों और नदियों पर तलवार चलाने के लिए जरूरी मात्रा कहीं ज्यादा थी। फिर भी उसकी कटने वाली गति ने उसकी जादुई शक्ति का लगभग आधा हिस्सा तुरंत ही समाप्त कर दिया। हालांकि नतीजा भी शानदार रहा। उसने सिर्फ एक वार से पूरी सड़क तहस नहस कर दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह विनाश की इतनी शक्तिशाली शक्ति हासिल कर पाएगा। किन म्यू ने केयरफ्री तलवार छोड़ दी और अपनी बची हुई प्राणशक्ति का इस्तेमाल किया। केयरफ्री तलवार कांप उठी और बाकी उड़ती हुई तलवारें गली के अंत से उड़कर आ गईं। इस बार किन म्यू ने तलवार की गोली के दूसरे रूप का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने 8000 तलवारों को एक गोलाकार धातु की गेंद में इकट्ठा कर लिया। उसने अपनी तावटी थैली खोली और तलवार की गोली निकाल कर रख दी। फिर वह फिर से अचंभित हो गया। लगता है मुझे तलवार का एक ऐसा बुनियादी रूप मिल गया है जो अभूतपूर्व है। यह तलवार चाल 17 बुनियादी तलवार चालों में नहीं है। जिस चाल से उसने पहले नीचे की ओर वार किया था, उससे अनगिनत तलवारें चक्र की तरह घूमने लगी थीं और केयरफ्री स्वॉर्ड से उसकी लगभग आधी जादुई शक्ति एक पल में ही निकल पड़ी थी। चक्र की तरह घूमने वाला ये तलवार रूप सभी 17 मूल तलवार रूपों से अलग था। इससे सबसे मिलता जुलता वेव स्वॉर्ड रूप था, लेकिन उसमें कलाई का इस्तेमाल करके तलवार की नोक से एक वृत्त बनाया जाता था। हालांकि किन म्यू ने अनजाने में जो तलवार का रूप धारण किया था, वह पहिए की तरह घूम सकता था और उसमें काटने की शक्ति, छीलने की तकनीक और लहर की चपलता थी। यह 18वीं बुनियादी तलवार का रूप था। बांस शहर के भीतर लकड़ी के विशालकाय लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे और सड़क के अंत में फटे हुए महल के विशालकाय लोग अपने गोलाकार और पीले महलों को
हथौड़ों के रूप में उठाकर घुसपैठियों के खिलाफ उन्हें तोड़ रहे थे। शहर की विशाल नदियां उमड़ पड़ी और एक साथ इकट्ठा होकर एक विशालकाय दैत्य में बदल गईं, जिसके चारों ओर एक जल अजगर कुंडली मारे बैठा था। वह भी अपनी मुठियां उठाए और साथ में मुठियां भी उठाए आया। किन म्यू फिर से अचंभित हो गया। बात बस इतनी है कि यह साधारण तलवार जादुई शक्ति के उपभोग के मामले में बहुत ज्यादा अजीब लगती है। इतना ही नहीं, इसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ढेर सारा पैसा ही इतनी सारी उड़ने वाली तलवारें बना सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उड़ने वाली तलवारों की शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए दोनों सिरों पर नोकें होनी चाहिए। ड्रैगन किलन ने जोरदार गर्जना की और अपने मुंह से आग उगल दी। ज्वाला के खंभों ने बांस नगर की सड़कों को आग लगा दी और लकड़ी के विशालकाय स्तंभ जलने लगे। जल दैत्य ने जल्दी से हर जगह आग बुझा दी और पानी गर्मी से उबलने लगा। इससे जल दैत्य सिकुड़ गया। किन म्यू हक्का बक्का रह गया। लेकिन जरा सोचो तो, मेरे पास तो बस पैसा है। ड्रैगन किलन निर्दयी हो गया। उसने चारों तरफ आग उगल दी और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। उसका पीछा तब तक किया गया जब तक उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची और उसे घसीटकर शहर में लाया गया। इसलिए अब अपने अत्याचारी को जवाब देते हुए उसकी शक्ति दोगुनी हो गई। अचानक बांस नगरी ने जोरदार झटका मारा और गतिहीन हो गई। घर के विशालकाय, भवन के विशालकाय और महल के विशालकाय भी तुरंत गतिहीन हो गए, जमीन पर गिरकर इमारतों और महलों में बदल गए। जल का विशालकाय भी नदी में गिरकर बहता पानी बन गया। बांस शहर तुरंत शांत हो गया। गंदी गली में केवल किन म्यू, शियोंग क्यूइर और ड्रैगन क्यूलिन ही बचे थे। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनर्निर्देशन, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया चरवाहे जाएंगे। लेकिन बांस शहर खामोश था। वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। बांस शहर 1 लाख से ज्यादा लोगों वाला एक बड़ा शहर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सब बिना किसी निशान के गायब हो गए हों। पूरे शहर को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति के पास अकल्पनीय अधिकार होना चाहिए। बांस शहर खाली था, लेकिन किन म्यू और उसके समूह के लिए, जो शहर पहले से कहीं ज्यादा जीवंत था, वह अचानक मर गया सा लग रहा था। लेकिन यह जितना शांत था, उतना ही अधिक भयावह लग रहा था। अचानक पूरा शहर जोर जोर से कांपने लगा और उनके पैरों तले जमीन ऊपर उठ गई। इमारतें, घर और महल नीचे धंस गए और बांस नगरी पल भर में एक खाली जमीन के टुकड़े में बदल गई। ड्रैगन किलिन तेजी से आग के बादलों पर कदम रखता हुआ आसमान में ऊपर उठा। शियोंग कीर ने उसकी अयाल को कसकर पकड़ रखा था और घबराहट से नीचे की ओर देख रही थी। नीचे का शहर अचानक 2 हिस्सों में बंट गया और जमीन से चौकोर पत्थर ऊपर उठने लगे। वे परत दर परत एक दूसरे पर चढ़कर एक चौकोर आकार का स्तंभ बन गए जो बहुत तेजी से ऊपर उठ गया। देखते ही देखते किन म्यू और उसके समूह के चारों ओर चौकोर खंभों का एक जंगल बन गया। अपने आसपास के वातावरण की तुलना में वे अतुलनीय रूप से छोटे प्रतीत होते थे। खंभे वास्तव में तेजी से हिल रहे थे, लेकिन संरचना में बदलाव छिपे हुए थे। हर बार जब खंभे हिलते तो उनकी ऊंचाई या तो बढ़ जाती या सिकुड़ जाती। चौकोर पत्थर अपने आप क्षैतिज या ऊपर की ओर खिसक जाते और दूसरे खंभों में घुस जाते। कुछ क्षैतिज खंभे भी थे जो दूसरे खंभों पर शहतीरों की तरह लटके हुए थे। फिर भी उन शहतीरों की लंबाई भी लगातार बदल रही थी, कभी बढ़ती तो कभी घटती। समूह के सामने सड़कें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन अगले ही पल पत्थर के खंभे आपस में जुड़कर एक अतुलनीय रूप से मोटी दीवार बन जाते। बांस शहर एक बार फिर से जिंदा हो गया था, लेकिन अब वह उस चलते फिरते शहर से बिल्कुल अलग था जो सब कुछ निगल सकता था। अब वह एक त्रिआयामी जगह जैसा था जो लगातार बदल रहा था। पहले बांस शहर एक विशाल वस्तु थी जो सब कुछ निगल सकती थी और बेहद खतरनाक दिखती थी, लेकिन वह सिर्फ भौंकती थी, काटती नहीं थी, इसलिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। हालांकि जब वह त्रिआयामी हो गई और संरचनाओं के पैटर्न के साथ काम करने लगी, तो उसका खतरा काफी बढ़ गया। वर्गों की 6 भुजाओं पर अलग अलग ऋण चिन्ह अंकित थे। पत्थरों के स्थान बदलने और पुनः जोड़ने पर भी ये ऋण हमेशा अपने आसपास के ऋणों से पूरी तरह जुड़े रहते थे। ये सबसे अजीब बात थी। पत्थरों का फिर से जुड़ना तो बस बाहरी दिखावा था, जबकि असली खतरा उन ऋणों में था जो लगातार टूट रहे थे और फिर आपस में मिल रहे थे। ऋणों से बने अलग अलग पैटर्न का मतलब था अलग अलग संरचनाएं। शहर में अनगिनत पत्थर थे और उन पर बने ऋण एक दूसरे से अलग थे, इसलिए उन्हें मिलाने के अनगिनत तरीके थे और संरचना में बदलाव असीम थे। किन म्यू को तुरंत समझ आ गया, अगर वे हिलने डुलने के बजाय स्थिर खड़े रहते तो वे संरचना की शक्ति को सक्रिय नहीं करते,
लेकिन अगर वे जरा भी हिलते तो संरचना की शक्ति सक्रिय हो जाती। पश्चिम पृथ्वी की दिव्य कलाएं अतुलनीय रूप से शानदार हैं, किन म्यू ने मन ही मन प्रशंसा से कहा। पश्चिम पृथ्वी की दिव्य कलाएं भले ही अनंत शांति साम्राज्य की कलाओं की तरह शक्ति को महत्व न देती हों, लेकिन उनकी विचित्रता और विलक्षणता ने उन्हें उनकी गहरी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। उसने 10,000 आत्माओं वाली प्रकृति तकनीक सीखी थी, लेकिन उसे जानने की कोशिश में उसने कभी मेहनत नहीं की थी। हालांकि अब बैम्बू सिटी ने उसे पश्चिमी पृथ्वी के अनगिनत दिव्य कला साधकों का ज्ञान दिखा दिया था। खाली जगह लगातार छोटी होती जा रही थी, वह लगातार सिकुड़ रही थी, और अगर शहर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वह एक विशाल त्रिआयामी घन बन जाएगा। अगर किन म्यू, शियोगा और ड्रैगन किलिन बाहर नहीं निकल पाए तो स्वाभाविक रूप से वे उसमें दब जाएंगे। ड्रैगन किलिन भी बांस शहर के भयानक बिंदुओं को देख सकता था और तुरंत बचने का रास्ता ढूंढने लगा। चूंकि वे एक संरचना का सामना कर रहे थे, इसलिए एक निश्चित निष्पादन प्रक्रिया होनी ही थी, और उसी में उनके बचने की संभावना छिपी थी। बांस शहर का परिवर्तन पत्थरों के स्थानांतरण पर निर्भर था, इसलिए यह वह स्थान था जहां समूह का एकमात्र मौका था। हालांकि इस संरचना को सुलझाना बेहद मुश्किल था। जो रास्ते बच निकलने के लिए लगते थे वे जल्द ही बंद रास्ते साबित हुए। अगर समूह उन रास्तों पर चल भी पड़ता तो उन्हें बस एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ता। बांस शहर के घन पिंजरे में एक अत्यंत जटिल बीजगणित परिवर्तन समाहित है। ड्रैगन किलिन ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं, मानो किसी लालटेन पर कागजी घोड़ों का हिंडोला हो, जबकि वह उस विशाल संरचना में सभी घनों की गति का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जल्द ही थकान के कारण उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसने जल्दी से कहा, अगर मुझे पर्याप्त समय दिया जाए तो मैं बचने का रास्ता निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि हिसाब लगाने से पहले ही हम कुचलकर मर जाएंगे। पंथ गुरु, क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे मैं बच सकूं? किन म्यू की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से बोला, मुझे अचानक जिंगैन से निपटने का एक तरीका सूझा। अगर उसके अंगों में आत्माएं जाग सकती तो क्या वे बेकाबू नहीं हो जाते? इससे उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा। ड्रैगन किलिन घबरा गया और चिढ़ गया। पंथ गुरु, हम मरने वाले हैं, लेकिन आपके पास अभी भी इस बारे में सोचने का समय है। किन म्यू मुस्कुराया। बांस नगरी को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की बीजगणित में बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं और वह मुझसे कमतर नहीं है। अगर यह एक निष्पक्ष लड़ाई होती तो मैं उसे अभी भी हरा सकता था। हालांकि चूंकि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची थी और मौका मिलते ही पहला कदम उठाया था, इसलिए मेरे लिए उनके गठन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं ऐसा करूंगा तब तक हम पहले ही कुचलकर मर चुके होंगे। ड्रैगन किलिन निराश हो गया, लेकिन किन म्यू उसकी भावनाओं से सहमत नहीं था। वह अचानक चिल्लाया, वरिष्ठ भाई यू, बहुत समय हो गया। क्या तुम मरने से पहले मुझसे बात नहीं करना चाहते? नहीं, मुझे डर है कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मर जाऊंगा। किन म्यू समझ नहीं पा रहा था कि यू बोचुआन की आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन वह काफी खुश लग रही थी। जब कर्ट मास्टर किन जैसे व्यक्ति से बात हो तो बेहतर है कि आप जल्द से जल्द मर जाएं। मैं आपको एक पल बाद मरने का जोखिम नहीं उठा सकता। सिर्फ मृत कर्ट मास्टर किन ही ऐसे कर्ट मास्टर किन हैं जिन पर लोग भरोसा कर सकते हैं। किन म्यू का चेहरा कोयले की तरह काला हो गया। लेकिन भाई किन, निश्चिंत रह सकते हैं। अगर मुझे आपकी लाश मिल जाए तो मैं जरूर बैठकर आपको अपने बारे में बताऊंगा। यू बोचुआन खुशी से हंसा। छोटे भाई, मेरी एक बुरी आदत है, और वो ये कि जब मैं अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता हूं तो मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करता हूं। जब प्रतिद्वंदी मर जाता है तभी मैं बातूनी हो जाता हूं और उसकी लाश से अच्छी तरह बात करता हूं और उसे बताता हूं कि वो मुझसे क्यों हार गया। मैं कर्ट मास्टर किन को कोई छूट नहीं दूंगा। किन म्यू ने दुख से आह भरी। कितनी अच्छी आदत है। मैं यहां फंस गई हूं और तुम्हारे हाथों मरना तय है, फिर भी तुम इतने सावधान हो। सचमुच एक बेहतरीन प्रतिद्वंदी तो इसे कहते हैं अपने हमशक्ल से मिलना। मैं हमारी दोस्ती की याद में तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाना चाहती हूं, जिसकी शुरुआत एक दूसरे की प्रतिभा की कद्र करने से हुई थी। पत्थर की दीवारों की गतियां और भी सघन होती जा रही थीं, और बांस शहर द्वारा निर्मित घनाकार पिंजरा भी अत्यंत तेजी से बदल रहा था। हर गति में गहन गणितीय संरचना समाहित थी। वे संरचनाएं बन गईं, और बाहरी परत पर जो पत्थर के टुकड़े अब हिल नहीं रहे थे, वे पहले से ही एक घातक संरचना बन चुके थे और अंदर के लोगों को फंसा रहे थे। धीरे धीरे भीतरी परतों में मौजूद पत्थर के टुकड़े भी हिलना बंद करने लगे और वे भी घातक संरचनाएं बन गए। जैसे जैसे एक परत दूसरी परत में लिपटती गई, तीनों के बच निकलने की संभावना कम होती गई। जब अंतिम संहारक संरचना तैयार हो गई तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर किन म्यू और बाकी लोग हिलते तो वे मर जाते।
अगर वे नहीं हिलते तो भी वे मर जाते। किन म्यू ने वहीं खड़े रहना चुना। उसने अपना ब्रश उठाया, थोड़ी स्याही छिड़की, फिर तेज स्ट्रोक से पेंटिंग शुरू कर दी। पत्थर के खंभे लगातार उन पर चढ़ते गए और उनकी संरचना लगातार बदलती रही। आखिरकार वह ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां वे थे। जब यह अपने अंतिम चरण तक विकसित हुआ तो यह 6 दीवारों में बदल गया जो केंद्र की ओर सिकुड़ती हुई आ रही थीं। 6 तरफा पत्थर की दीवारें लगातार आगे की ओर धकेलती रहीं और तेज धमाके करती रहीं। अंततः 6 दीवारें आपस में टकराईं और अपार शक्ति फूट पड़ी। बाहरी परत पर स्थित संरचनाएं सक्रिय हो गईं और अनगिनत पत्थर के टुकड़ों पर अंकित रून प्रकाशित हो गए, जिससे 6 दीवारों में भयानक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हुई। पूरा घनाकार बांस शहर इस टक्कर से कांप उठा। इस तरह के हमले से दिव्य ब्रिज क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए भी मौत से बचना मुश्किल हो जाएगा। किन म्यू या ड्रैगन किलिन जैसे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वाह, सचमुच लाजवाब। यू बोचुआन ने ताली बजाई और हंसा। आखिरकार फॉर्मेशन मास्टर तो फॉर्मेशन मास्टर ही है। यह फॉर्मेशन दुनिया में बेजोड़ है और इसका कोई मुकाबला नहीं। हेवनली डेविल कल्ट मास्टर के पास चालबाजियां होने के बावजूद वह फॉर्मेशन मास्टर के फॉर्मेशन के सामने कुछ नहीं कर सका। वह बिना किसी द्वेष के मर गया। एक महिला की आवाज ने बेरुखी से जवाब दिया, युवा गुरु यू मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि इस पंथ गुरु किन ने एक बार जहर गुरु म्यू यिंगक्स्यू से युद्ध किया था, जो काफी घमंडी है, लेकिन उनसे हार गया था। इससे पता चलता है कि उनमें कुछ असाधारणता है, लेकिन उन्होंने जहर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बीजगणित और संरचनाओं में उनकी उपलब्धियां मेरी तुलना में बहुत कम है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला कर रहा था जो मुझसे कमतर था, इसलिए मैं उन्हें फंसाने में कामयाब रहा। पंथ गुरु के पास अपना सिर कुर्बान करने और फांसी पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यू बोचुआन जोर से हंसा। उसे लगा कि बांस नगरी उसे केवल बल प्रयोग से ही हरा सकती है, इसलिए वह अपना प्रभावशाली कौशल दिखाने के लिए दौड़ा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह केवल फॉर्मेशन मास्टर द्वारा बिछाया गया एक चारा था और वह जाल में फंस गया। फॉर्मेशन मास्टर, पॉइजन मास्टर और स्वॉर्ड मास्टर हमारी पश्चिमी पृथ्वी के 3 परम तत्व हैं, और आप सभी वास्तव में असाधारण हैं। फॉर्मेशन मास्टर, कृपया इस फॉर्मेशन को हटा दें। मैं उस पेंटिंग को देखना चाहता हूं जो कर्ट मास्टर किन ने मेरे लिए छोड़ी थी। तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज उठी और बांस शहर की विशाल संरचना धीरे धीरे ढह गई। बड़े बड़े पत्थर जमीन में धंस गए और घर और महल धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गए। कुछ ही देर बाद बांस शहर अपनी सामान्य स्थिति में आ गया और जहां किन म्यू और बाकी लोग फंसे थे, वहां एक दीवार खड़ी हो गई। वहां एक पेंटिंग टंगी हुई थी। यू बोचुआन के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह गाड़ी पर बैठा और दीवार की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे पश्चिमी पृथ्वी से आए विशेषज्ञों का एक समूह चल रहा था। उनकी संख्या लगभग 100 थी और सबसे आगे एक महिला थी। वह दिखने में बहुत ही नाजुक और सुंदर थी और उसके हाथ में एक धातु का घन था। वह टूटकर अलग अलग आकार के धातु के टुकड़ों में बदल गया। फिर वे खड़खड़ाए और आपस में जुड़ गए। वह महिला पश्चिमी पृथ्वी की फॉर्मेशन मास्टर ही यही थी, जो विश मास्टर म्यू यिंगक्स्यू और तलवार मास्टर लुओ यिन्यू के समान प्रसिद्ध थी। पश्चिमी पृथ्वी के तीनों स्वामी लड़कियां थीं और उन सभी के पास अपनी अनूठी परम कलाएं थीं, जिनके कारण उन्हें एक स्वतंत्र शासन स्थापित करने में सहायता मिली। फॉर्मेशन मास्टर हे यी बांस शहर पर राज करती थी और अपने फॉर्मेशन कौशल के लिए प्रसिद्ध थीं, जो पश्चिमी पृथ्वी पर बेजोड़ थे। फॉर्मेशन कौशल में उनका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि सच्चा स्वर्ग महल पश्चिमी पृथ्वी की पवित्र भूमि थी। तीनों स्वामी अपनी अपनी शक्ति पर अड़े थे और किसी के अधीन नहीं थे। हालांकि सच्चे स्वर्ग महल की शक्ति के कारण तीनों स्वामी उससे थोड़ा डरते थे। अगर पवित्र भूमि की कोई मांग होती तो वे मदद करते। हे यी के पीछे बांस नगर के विशेषज्ञ थे। वे बांस नगर के सभी प्रभावशाली परिवारों के मुखिया थे और उनकी क्षमताएं प्रबल थीं, सुगंधित पुष्पनगर के लोगों से कहीं ज्यादा। एक स्वतंत्र शासन स्थापित करने में सक्षम होने के लिए वे स्वाभाविक रूप से कोई छोटी बात नहीं थे। यू बोचुआन गाड़ी को पत्थर की दीवार के पास ले गया। उसने पेंटिंग को गौर से देखा और उसमें किन म्यू, ड्रैगन किलिन और शियोंग क्यूइर को देखा। वे अद्भुत रूप से वास्तविक लग रहे थे, जीवंत और जीवंत। यू बोचुआन मुस्कुराते हुए सच्चे स्वर्ग महल की महिला शिष्यों से हंसा। सचमुच जीवंत और जीवंत। पंथ गुरु किन की पेंटिंग वाकई शानदार है। अगर वह पेंटिंग बेचते तो उनकी जरूरतें पूरी हो जाती। हा हा हा। गाड़ी में बैठी औरतें हंस पड़ीं। अफसोस है कि वह मर गया। युवा गुरु, जरा देखो, पंथ गुरु किन अभी भी पेंटिंग में मुस्कुरा रहे हैं। ट्रू हेवन पैलेस की एक अन्य महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका उत्तम गठन देखने के बाद फॉर्मेशन मास्टर के हाथों मरना बिना किसी पछतावे के मुस्कुराहट के लायक होना चाहिए, है ना?
यू बोचुआन जोर से हंसा और गाड़ी से उतर गया। अपने हाथ पीठ के पीछे करके उसने पत्थर की दीवार पर लगी पेंटिंग को गौर से देखा। फिर उसने इत्मीनान से कहा, पंथ गुरु किन, चलो थोड़ी देर बातें करते हैं। वाह! पेंटिंग में किन म्यू ने अचानक अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। मैं भी सीनियर भाई यू से बात करने की सोच रहा था, तलवार से पहाड़ों और नदियों पर चलते हुए। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुण्य के भाव अचानक बदल गए और वह चिल्लाते हुए जल्दी से पीछे हट गया। इस आदमी ने मौत को धोखा दिया है। सच्चे स्वर्ग महल के शिष्यों, हम इस पेंटिंग को नष्ट करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके आसपास खड़ी कई औरतें तुरंत आगे बढ़ीं और पेंटिंग पर हमला कर दिया। उसी समय तलवार की रोशनी फूट पड़ी। वह कांप उठी और भीड़ ने एक अद्भुत परिवर्तन देखा। अब तलवार की रोशनी नहीं, बल्कि पहाड़ और नदियां उनके चेहरों पर उड़ रही थीं। सच्चे स्वर्ग महल की लगभग 10 महिला शिष्याएं तुरंत ही उनके प्रभाव में डूब गईं। उनके सुंदर शरीर मानो रेत की तरह बिखरने से पहले ही जम गए हों। जिस गति से पहाड़ और नदियां आगे बढ़ी वह बहुत तेज थी और एक पल में गाड़ी को डुबो दिया और उसके पीछे बैठे यू बोचुआन को भी निगल लिया। फॉर्मेशन मास्टर ही हिली नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सचमुच शानदार तलवारबाजी। वो तलवारबाज लुओ यिन्यू से ज्यादा कमतर नहीं है। उसके पीछे बांस शहर के प्रभावशाली परिवारों के ज्यादातर विशेषज्ञ किन म्यू को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन ही ने अपना हाथ उठा लिया। मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। युवा मास्टर यू ने हमें सिर्फ मध्य पृथ्वी के पंथ मास्टर किन को रोकने के लिए एक सेना बनाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने हमसे सिर्फ यही मांगा है, इसलिए हमें उनकी दोबारा मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को अपनी जगह पर ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। किन म्यू की तलवार से पहाड़ और नदियां उनकी ओर नहीं बढ़ीं, और हे ने धीमी आवाज में कहा, वह उचित संयम भी दिखाता है। तलवार चलाने वाले पहाड़ और नदियों की शक्ति ने सच्चे स्वर्ग महल की 10 से ज्यादा सुंदरियों को मार डाला था। यू बोचुआन कांपने से खुद को नहीं रोक पाया और जोर से चिल्लाया, पंथ गुरु किन, क्यों न हम बात करें। उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। हालांकि वह एक पुरुष था, फिर भी उसके शरीर पर ढेरों आभूषण थे। चांदी, जेड और चेन वाले कंगन, जेड के पेंडेंट, अंगूठियां, हार, हेयरपिन और यहां तक कि दीर्घायु पेंडेंट जैसी चीजें भी उड़कर बाहर आ गईं। वे उसके आत्मिक हथियार थे और उनकी शक्ति अत्यंत महान थी। अंततः वे यू बोचुआन द्वारा नहीं बनाए गए थे, बल्कि उसके बुजुर्गों द्वारा उसे सुरक्षित रहने के लिए दिए गए खजाने थे। आत्मिक अस्त्रों में अत्यंत भयानक शक्ति थी। एक हरे ड्रैगन का हेयरपिन धीरे से कांप उठा और एक हरे ड्रैगन में बदल गया। उसकी दहाड़ हवा में गूंज उठी और पहाड़ों और नदियों में एक बड़ा सा छेद हो गया। यू बोचुआन खुश हुआ और छेद से बाहर कूद गया, लेकिन अचानक हरे ड्रैगन हेयरपिन से उसका संपर्क टूट गया। इसके बाद उसे दूसरे खजाने का भान ही नहीं रहा और वह दहशत में भर गया। किन म्यू के अतुलनीय रूप से जटिल तलवारबाजी कौशल ने उसके और उसके खजानों के बीच के महत्वपूर्ण क्यूई संबंधों को तोड़ दिया था। इस वजह से वह ढेर सारे खजाने होने के बावजूद किसी भी खजाने का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ऐसी अद्भुत तलवार कला सचमुच भयानक थी। जैसे ही वह तलवारों से पहाड़ों और नदियों से बाहर कूदा, उसने देखा कि ड्रैगन किलन अपने विशाल पंजों के साथ उसकी ओर आ रहा है। उसने तुरंत अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और वे हवा के विपरीत तैरने लगे। वे बड़े होते गए मानो बादल के टुकड़े हों। ड्रैगन किलन के पंजे ने कपड़ों पर प्रहार किया, लेकिन वे नर्म थे और खाली लग रहे थे, और ड्रैगन किलन उनमें और भी गहरे धंसता चला गया। यू बोचुआन बिना कपड़ों के ही जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने अपने पीछे ड्रैगन किलन से तेज दहाड़ सुनी। आग भड़क उठी और कपड़े पल भर में जलकर राख हो गए। फॉर्मेशन मास्टर, मुझे बचा लो, यू बोचुआन चिल्लाया। अगर मैं तुम्हारे बांस शहर में मर गया तो तुम लोग जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगे। जब उन्होंने अपनी दलील पेश की तो फॉर्मेशन मास्टर के पीछे मौजूद 100 विशेषज्ञों के माथे पर बल पड़ गए। एक महिला फुसफुसाई, युवा मास्टर यू आखिरकार सच्चे स्वर्ग महल के मास्टर का बेटा है। अगर वह यहां मर गया तो हम जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। चाहे वह सच्चे स्वर्ग महल के मास्टर हो या बागों, दोनों से निपटना आसान नहीं है। फॉर्मेशन मास्टर, 3 बार सोचो। ये ने सिर हिलाया, मत बचाओ। सभी लोग एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मैं मध्य पृथ्वी के स्वर्गीय शैतान पंथ गुरु को नहीं मार सकता, लेकिन मैंने पहले ही उस पर हाथ डालने की कोशिश की है और उसके प्रति द्वेष पैदा कर लिया है। अगर मैं हस्तक्षेप करके युवा गुरु यू को बचा लूं, तो पंथ गुरु किन और मेरे बीच की द्वेष भावना कभी सुलझ नहीं पाएगी। हे ने उदासीनता से कहा। मैंने लंबे समय से मध्य पृथ्वी के शाश्वत शांति के सुधारों के बारे में सुना है।
वे दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं और 6 दिशाओं में सब कुछ अपने कब्जे में ले चुके हैं और 8 निर्जन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। मैदान और बर्फीले मैदान सभी शाश्वत शांति में शामिल हो गए हैं। हालांकि अगला निशाना महान खंडहर नहीं, बल्कि हमारी पश्चिमी पृथ्वी है। अगर सच्चा स्वर्गीय महल शाश्वत शांति से हार जाता है, तो स्वर्गीय शैतानी पंथ पश्चिमी पृथ्वी पर प्रवेश करेगा और यह हमारा अंत होगा। सबका खून ठंडा हो गया। लेकिन ये का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। और तो और, सच्चे स्वर्ग महल के युवा स्वामी होने के नाते यू बोचुआन के पास अपनी जान बचाने का कोई उपाय क्यों नहीं था। युवा स्वामी यू ने नाई कुई को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे ही उसने ये कहा, यू बोचुआन की कमर से एक जैड बेल्ट उड़ गई और एक विशाल सांप में बदल गई, जिसने उस ड्रैगन किलिन को जकड़ लिया जो उस पर झपट रहा था। यू बोचुआन घबराकर भाग निकला, लेकिन तलवार की रोशनी अचानक 3 बार चमकी। यू बोचुआन का शरीर हवा में ही 4 टुकड़ों में बंट गया। उसके पैर अभी भी आगे की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन उसका सिर मानो स्तब्ध होकर जम गया। उसकी छाती भी 2 भागों में विभाजित हो गई। किन म्यू ने अपनी तलवार वापस खींच ली। उसी क्षण यू बोचुआन, जो 4 टुकड़ों में बटा हुआ था, लकड़ी के 4 टुकड़ों के रूप में हवा से नीचे गिर पड़ा। एक चीज को दूसरी चीज से बदलने के लिए किन म्यू हैरान रह गया। उसने अपनी तावटी बोरी से उड़ती तलवार की गोली को पकड़ने के लिए हाथ उठाया और फिर उसे जोर से बाहर फेंक दिया। 2 पैरों वाली तलवार की गोली घूमती हुई आगे की ओर तेजी से चली। उसके अंदर की तलवारें ठंडी रोशनियों में उड़ती हुई जमीन में धंस गईं और उसके आर पार हो गईं। जमीन से एक इंसानी आकृति फूट पड़ी, और वह कोई और नहीं, यू बोचुआन था। उसके पीछे तलवारों की रोशनियां थीं जो उसे बाहर निकालने के लिए जमीन में घुसाई थीं और लगातार उसका पीछा कर रही थीं। यू बोचुआन ने अपना सिर उठाया और देखा कि तलवार का छर्रा उसके सिर पर आ रहा है, और उसके चेहरे के भाव बदल गए। अगर उस अकल्पनीय रूप से विशाल तलवार के छर्रे से उसे चोट लगती, तो उसका चेहरा उसके दिमाग में धंस जाता, या यहां तक कि उसका पूरा सिर उसकी छाती में धंस जाता। अचानक उसका शरीर धरती में परिवर्तित हो गया और आकाश से नीचे गिर गया। जमीन पर घूरते हुए उसकी आंखों में संरचना के निशान उभर आए। उसकी नजर तेजी से घूम रही थी कि अचानक उसकी बाहें कांप उठीं। वह बांस के शहर से बाहर सीधा उड़ गया और शहर के सामने पहाड़ी चट्टानों के ढेर से टकराया। ढेर अचानक फट गया और यू बोचुआन का शरीर बिखरी चट्टानों के बीच प्रकट हो गया। फॉर्मेशन मास्टर, मैं उसे शहर के बाहर मार दूंगा। इससे आपको युद्धाभ्यास के लिए जगह मिल जाएगी। जब किन म्यू की आवाज पूरे शहर में गूंजी, तो हेई की भौहें तन गईं। उसने दूर देखने के लिए सिर उठाया और देखा कि किन म्यू चाकू की ओर हाथ बढ़ा रहा है। सुअर काटने वाला चाकू अपने आप ऊपर उड़ गया, और उसने उसे उल्टी पकड़ में पकड़ लिया। दोनों युवकों के शरीर हवा में 2 घूमते लट्टू की तरह एक दूसरे पर वार कर रहे थे। ची! खून की रोशनी चमक उठी और किन म्यू एक सिर के साथ जमीन पर गिरा। उसके दूसरे हाथ में रखे विशाल चाकू से अभी भी खून टपक रहा था। धमाका! उसके पीछे यू बोचुआन की लाश जमीन पर गिरी और 2 बार उछली। शहर के भीतर फॉर्मेशन मास्टर ये और बाकी विशेषज्ञों के चेहरे उस समय चकित हो गए जब उन्होंने सिर ले जाने वाले युवक को देखा। निषिद्ध चाकू उठाओ, और सम्राट का सिर उसके हाथ में होगा। कसाई की चाकू चलाने की कला उसकी कविताओं की तरह ही साहसिक और अभिमानी थी। उस समय किन म्यू भी घमंडी और बेकाबू था। उसने यू बोचुआन को मार डाला था, जिसके बारे में ये को लगता था कि वह नहीं मरेगा। सच्चे स्वर्ग महल का युवा स्वामी मर गया है। सभी की आंखों के कोने फड़क रहे थे, और उनकी भावनाएं अतुलनीय रूप से भारी थीं। पंथ गुरु किन सिर्फ एक ड्रैगन किलिन और एक छोटी राजकुमारी लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी पृथ्वी में घुसने की हिम्मत दिखाई और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डाला। जब उन्होंने अपना चाकू उठाया और सच्चे स्वर्ग महल गुरु के बेटे को भी मार डाला, तो वह सचमुच एक भूखे बाघ की तरह घमंड से लबालब थे, और स्वर्गीय शैतान पंथ गुरु की प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी तूफान से पहले अशांत हवा चलती है। सच्चे स्वर्ग महल के स्वामी और बागौ के इकलौते पुत्र युवा गुरु यू थे, लेकिन उनकी मृत्यु बांस नगरी के बाहर हुई। मध्य पृथ्वी के शाश्वत शांति के स्वर्गीय शैतान पंथ के स्वामी सचमुच निर्दयी और निर्णायक थे। जब भी उन्हें कोई छोटा सा भी मौका मिलता, वे उसे हाथ से नहीं जाने देते और अपने शत्रुओं को कोई आशा नहीं देते। उसके हाथों से जिंदा बच निकलना बेहद मुश्किल था। सिर्फ रोलन गोल्डन पैलेस के ग्रैंड मास्टर के स्तर के फिसलन भरे प्राणी ही बार बार उसकी उंगलियों से फिसल सकते थे। यू बोचुआन की भागने की क्षमता स्पष्ट रूप से उस बूढ़े राक्षस की तुलना में बहुत कम थी जो 10,000 साल तक जीवित रहा था।
भले ही वह सच्चे स्वर्ग महल मास्टर और बा गौ का पुत्र था। हे यही शहर से बाहर निकला और उसने किन म्यू को यू बोचुआन का सिर नीचे रखते देखा। उसने एक शराब का घड़ा निकाला और उसमें से एक प्याला शराब उंडेल कर अपने प्रतिद्वंद्वी की लाश के पास रख दिया। तुम्हें लाशों को मारने के बाद उनसे बातें करना अच्छा लगता था। किन म्यू ने सिर उठाया और शराब का एक बड़ा घूंट गटक लिया। फिर शराब का जार यू बोचुआन के सिर के पास रखते हुए इत्मीनान से कहा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। बातचीत नहीं, अलविदा। इतना कहकर वो उठा और हे ये के पास गया। कर्ट मास्टर किन, हे ये ने अभिवादन किया। किन म्यू ने प्रसन्न भाव से उसका अभिवादन स्वीकार किया। बहन प्रशिक्षण गुरु, मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? हे ये ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर उत्सुकता से पूछा, पंथ गुरु को मेरा नाम नहीं पता। मेरा उपनाम हे है और मेरा नाम यही है। पश्चिमी पृथ्वी में उनका बहुत बड़ा उपनाम है और मैं अपने पिता की शिक्षा और प्रभाव से विद्वान बन गया हूं। तो मैं समझ गया, किन म्यू ने कहा। बहन यी की निर्माण कौशल में उपलब्धियां बुरी नहीं हैं और मैं भी उन्हें कम समय में हल नहीं कर सकती थी। इसलिए मेरे पास बचने के लिए पेंटिंग में दिखाई गई दुनिया का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए बहन यी को अपने प्रभावशाली परिवार से विरासत मिली। आपका ही परिवार निर्माण कौशल में वाकई असाधारण है, इसलिए आपको दुनिया में तीसरे नंबर पर कहा जा सकता है। हे यी के पीछे सभी थोड़े नाराज हो गए। हे परिवार की गठन कला दुनिया में नंबर 1 थी, यह बात सभी जानते थे। फिर भी जब किन म्यू की बात आई तो वे तीसरे नंबर पर आ गए, तो वे नाराज कैसे न होते। हे यी ने शियोंग क्यूइर की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वह उस छोटी बच्ची को पहचान गई हो। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे परवाह नहीं कि मैं तीसरे नंबर पर हूं या पहले नंबर पर। कर्ट मास्टर द्वारा छोटी राजकुमारी को सच्चे स्वर्ग महल में लाना एक बड़ी साजिश है। हालांकि मेरी नजर में कर्ट मास्टर सच्चे स्वर्ग महल में जाकर अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन तुम ऐसी नहीं लगती जो अपनी जान यूं ही गंवा देंगी। क्या तुम मेरे लिए इस रहस्य को सुलझा सकती हो? बहन यी, क्या आप यहां बात करना चाहती हैं? हे यी ने फिर उसे शहर के मुख्य हॉल में आमंत्रित किया। किन म्यू वहां बैठ गए और गंभीर भाव से बोले, फॉर्मेशन मास्टर को पता होना चाहिए कि मैं यहां क्यों हूं, है ना? हे यी का दिल थोड़ा कांप उठा और वह चिल्लाई, तुम नाई कोई को महल के स्वामी का पद वापस छीनने में मदद करने की योजना बना रहे हो। नाई कोई भी यहां है, वह कहीं छिपी है। किन म्यू ने सिर हिलाने से पहले धीरे से हंसा। बहन यी मुझे कुछ तिरस्कार की नजर से देख रही है। इस बार मेरी यात्रा सम्राट के आदेश पर पश्चिमी पृथ्वी पर भर्ती होने के लिए है। हॉल में बांस नगर के प्रभावशाली परिवारों के सभी स्वामी एक दूसरे को देख रहे थे। सम्राट के आदेश पर पश्चिमी पृथ्वी पर भर्ती होने के लिए क्या केवल किन म्यू ही अकेली है? हे यी की निगाहें झपक गईं। क्या कर्ट मास्टर किन का स्वर बहुत ज्यादा रौबदार नहीं है? पश्चिमी पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? किन म्यू मुस्कुराई, मैं स्वर्गीय शैतान पंथ गुरु हूं और यही अपने आप में एक योग्यता है। मेरे स्वर्गीय शैतान पंथ में 10 लाख दिव्य कला साधक हैं और मेरे हाथ के एक इशारे से वे लाखों साधक एकत्रित हो जाएंगे। मेरी एक उंगली के इशारे से साधकों की वह सेना अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देगी। तुम्हारी पश्चिमी पृथ्वी बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण रही है और तुम्हारे सभी शहर और जमीनें अपने अपने तरीके से काम करती हैं। सम्राट के युद्ध कौशल की तो बात ही छोड़ो, मेरे स्वर्गीय शैतान पंथ के लाखों दिव्य कला साधक भी तुम्हें सिर्फ मुर्गियां और कुत्ते ही समझेंगे जो एक भी वार नहीं झेल सकते। वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। मैंने सनशॉट दिव्य तोप गढ़ी है जिसने उच्च स्वर्ग के ज़ैड सॉवरेन को मार गिराया। मैंने ड्रैगन रेयरिंग सॉवरेन को वश में कर लिया है और उसे सर्जिंग नदी की रक्षा करने का आदेश दिया है। उसके बाद उच्च स्वर्ग के बाइशी को वश में करके उसे 100 साल के पहाड़ों की रक्षा करने का आदेश दिया है। मेरे शाश्वत शांति ने गॉड ब्रोकन माउंटेन पर युद्ध किया और उच्च स्वर्ग के सभी देवताओं का नाश कर दिया। उसकी नजर बिजली की तरह थी जब उसने उसे सबके बीच से गुजरने दिया। अगर मैं तुम्हारी पश्चिमी पृथ्वी को मिटाना चाहता तो यह मेरी उंगलियां चटकाने जितना आसान होता। सबके चेहरे सफेद हो गए। किन म्यू मुस्कुराई, हालांकि मैं नहीं चाहती कि पश्चिमी पृथ्वी के लोगों का सफाया हो या यहाँ की शांति भंग हो। अगर नाई कोई महल की मालकिन का पद फिर से हासिल कर ले तो वह सच्चे स्वर्ग महल को शाश्वत शांति के लिए समर्पित कर देंगी। एक भी सैनिक को तैनात नहीं किया जाएगा और किसी की जान को नुकसान नहीं होगा, तो खुद को खतरे में डालने में क्या हर्ज है? आखिरकार मेरी सुरक्षा पश्चिमी पृथ्वी के लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बहन यी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? हे यी ने बांस शहर के प्रभावशाली परिवारों के स्वामियों की ओर देखा और पाया कि वे सभी भयभीत थे। उसने भौहें चढ़ाईं, फिर उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी।
पंथ गुरु किन ने कहा है कि मेरी निर्माण कला दुनिया में तीसरे नंबर पर है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि नंबर 1 कौन है और नंबर 2 भी कौन है? यही इसके बारे में जानना चाहेगी। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, हालांकि ही ने कहा कि उसे पहले या तीसरे स्थान पर आने की कोई परवाह नहीं है, फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकी। पश्चिमी पृथ्वी पर उसे फॉर्मेशन मास्टर के नाम से जाना जाता था, जो फॉर्मेशन स्किल्स में नंबर 1 थी। हालांकि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हालांकि इतने वर्षों तक नंबर 1 रहने के बावजूद उनमें अभी भी प्रतिस्पर्धात्मकता थी। स्वर्गीय शैतान पंथ के पंथ गुरु के रूप में किन म्यू अधिक अनुभवी और जानकार थी, इसलिए वह जानना चाहती थी कि उसकी नजर में नंबर 1 और नंबर 2 कौन थे। बहन यीई को शायद पता न हो, लेकिन मैं ग्रेट रूइंस के फॉर्मेशन स्किल्स में नंबर 1 परिवार से हूं। किन म्यू के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी जब उन्होंने ये कहा। पूरी दुनिया में फॉर्मेशन स्किल्स में नंबर 1 कोई और नहीं, बल्कि मेरे दादाजी ब्लाइंड है। यीई ने उसे काली आंखों से घूरा। वह तो ग्रेट रूइंस के गठन कौशल में नंबर 1 परिवार से था। संरचनाओं में नंबर 1 एक अंधा आदमी था। क्या पंथ गुरु किन को निर्माण कौशल के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं? यीई ने शांति से पूछा। निर्माण कौशल बीजगणित के मार्ग पर चलते हैं और सबसे सरल है 9 हॉलों का महल। कान, कुन, झेन, शुन, झोंग, कियान, दुई, गेन और ली उन 9 संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दोहराई नहीं जाती, और उनका योग 45 होता है। इससे थोड़ा ज्यादा कठिन होगा 8 त्रिग्राम, जो अष्टक प्रणाली से आधार 64 प्रणाली में बदलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनंत परिवर्तन होते हैं। इसके आगे 5 तत्व होंगे। 5 तत्व 8 त्रिग्राम में क्विनरी प्रणाली, अष्टक प्रणाली और आधार 64 होते हैं। और भी कठिन ताइजी और वुजी आरेखों की परिधि का कोई अंत नहीं है, लेकिन गणनाएं कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उनमें खामियां तो होंगी ही। तो एक अंधे व्यक्ति को बीजगणित में क्या उपलब्धि हासिल हो सकती है? बहन, मेरी आंखों में देखो, किन म्यू ने गंभीरता से कहा। यीई को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने ध्यान से उसकी पुतलियों को देखा। ऐसा करते हुए उसका मन कांप उठा। उसने अपने सामने खड़े लड़के की आंखों में धीरे धीरे आकृतियां बनती देखीं, जो पहले स्वर्ग में बदल रही थीं। उसकी आकृतियां गणितीय रूपांतरण से वह मदहोश हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, दूसरा स्वर्ग निर्मित हो गया, और इसका गणितीय परिवर्तन और भी अधिक जटिल और गहन था। इसके बाद यह तीसरा स्वर्ग था, चौथा स्वर्ग था, और केवल जब यह 5वें स्वर्ग, उज्ज्वल स्वर्ग की आंखों की बात आई, तो किन म्यू की आंखों में गठन कौशल रुक गया। प्रथम स्तर के प्रथम स्वर्ग में ही बीजगणित की ऐसी उपलब्धियां थीं जिन्हें पूर्णता का शिखर कहा जा सकता था। किन म्यू की वर्तमान साधना केवल 9 स्वर्ग नेत्र जागृति कौशल ही कर पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में परिवर्तन अभी तक नहीं रुके थे। उनके भीतर एक सूर्य और तारे उत्पन्न हुए। तारों ने आकाशगंगा का निर्माण किया, जो सूर्य के पीछे परिक्रमा कर रही थी। मुख्य हॉल में प्रभावशाली परिवारों के 100 मुखिया एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। यीई ने अपना चेहरा लगभग किन म्यू से चिपका दिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे मानो प्रेमी हों और अपनी भावुक निगाहें एक दूसरे से हटा ही नहीं पा रहे हों। खांसी खांसी। एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत ने अंततः अपने नगर के स्वामी को अपनी मर्यादा की याद दिलाने के लिए कुछ खांसे। यीई को उसी क्षण होश आया, और उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। वह तुरंत पीछे हटी और दृढ़ता से बोली, ये दादाजी ब्लाइंड वाकई इस दुनिया के नंबर 1 फॉर्मेशन एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं। मुझे अपनी हीनता पर शर्म आ रही है। किन म्यू का चेहरा भी हल्का लाल हो गया था। यीई की नजदीकी ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। अतीत में जब मैंने दादाजी ब्लाइंड से नेत्र जागरण कौशल सीखा था, तो मैंने संरचनाओं के परिवर्तन को समझने की कोशिश नहीं की थी। दादाजी ब्लाइंड की दिव्य आंखें सभी बनावटों, अंतरिक्ष, संरचनाओं और तकनीकों में परिवर्तनों को देख सकती हैं। ताओ संप्रदाय का बीजगणित सीखने के बाद ही मुझे उनके भीतर के गणितीय परिवर्तन की समझ आई। दाओ संप्रदाय दुनिया की सभी चीजों और ब्रह्मांड के संचालन को समझने के लिए बीजगणित का उपयोग करता है। इसलिए दादाजी ब्लाइंड की दिव्य आंखें हर चीज को देख पाती हैं, क्योंकि बीजगणित ही इस ब्रह्मांड का सत्य है। इस प्रकार मुझे समझ में आया कि दादाजी ब्लाइंड निर्माण कौशल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। यीई ने बाकी सारे विचार दबा दिए और दृढ़ता से कहा, अगर वह मेरे बांस शहर की संरचना को तोड़ना चाहता, तो उसके लिए यह आसान होता। वह नंबर 1 की प्रतिष्ठा का हकदार है। फिर दुनिया में नंबर 2 विशेषज्ञ कौन है? किन म्यू ने कुछ शर्मिंदगी के साथ उस पर मुस्कुराया। यीई ने अपनी काली आंखें चौड़ी करके उसे घूरा, फिर चिल्लाई, आप नंबर 2 गठन विशेषज्ञ हैं। किन म्यू ने शर्माते हुए कहा,
मैंने पहले खुद को नंबर 2 कहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन सिस्टर ये के गठन कौशल को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं अभी भी नंबर 2 हो सकता हूं। ये के दिल में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसने दांत पीस लिए। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं पहले स्थान के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मैं तीसरे स्थान पर भी नहीं जाना चाहती। पंत गुरु किन ने घोषणा की कि वह जहर देने में तीसरे नंबर पर है और उसने म्यू यिंगक्सू को हरा दिया, जिससे उस लड़की को खुद स्वीकार करना पड़ा कि उसका जहर दुनिया में केवल चौथे नंबर का है। अब जब आप अपनी फॉर्मेशन स्किल्स को भी नंबर 2 बता रहे हैं, तो क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? चलो एक द्वंद्व युद्ध करते हैं। कैसा द्वंद्व युद्ध? किन म्यू ने दिलचस्पी से पूछा। ये ने एक पल के लिए मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर मुस्कुराई। बात अभी भी इसी बांस शहर की होगी। तुम बाहर रहोगे और मैं अंदर, यहां निश्चल खड़ी रहूंगी। अगर तुम शहर में घुसकर मुझे ढूंढ पाओगे, तो मैं मान लूंगी कि मैं तुमसे कमतर हूं और तीसरे नंबर पर रहना स्वीकार करोगी। इतना ही नहीं, आज से हे परिवार और उसके लोग आपको अपना एकमात्र मार्गदर्शक मानेंगे। अगर आप नाई कुई को महल के स्वामी का पद वापस दिलाने में मदद करना चाहेंगे, तो मेरा हे परिवार आपको पूरा सहयोग देगा। किन म्यू जोर से हंसा और शहर से बाहर जाने के लिए मुड़ा। हॉल में बांस नगरी के 100 सबसे शक्तिशाली साधक निराशा से एक दूसरे को देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत कुछ कहने ही वाली थी कि ये ने उसकी ओर हाथ हिलाया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस अवसर का उपयोग शाश्वत शांति की निर्माण कौशल सिद्धियों को देखने के लिए करूंगा। अगर मेरा गठन टूट गया, तो बाद में जब अनंत शांति का आक्रमण होगा, तो बांस नगरी भी गिर जाएगी, तो क्यों न हम पहले ही उसके आगे झुक जाएं। अगर कर्ट मास्टर किन मेरे गठन कौशल को नहीं तोड़ पाते, तो भी हम हिसाब किताब के दिन लड़ सकते हैं। पीछे हट जाओ। कर्ट मास्टर किन और मैं बांस नगरी, और शायद पश्चिमी पृथ्वी, के भाग्य का फैसला करने के लिए द्वंद्व युद्ध करेंगे। हर कोई केवल बांस शहर से ही वापस आ सकता था। शहर का द्वार खुला छोड़ दिया गया। किन म्यू ने ड्रैगन किलन से जियोग क्यूइर को बाहर लाने को कहा। फिर वह शहर में चला गया, और अचानक सब कुछ बदल गया। सारी इमारतें जमीन में धंस गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। चट्टानों के टुकड़े हवा में उठकर आकार लेते हुए आकृतियां बनाने लगे। बांस शहर का रूप रंग जबरदस्त बदल गया, और दूसरों की नजर में यह बस अजीबोगरीब चीजें थी, जैसे हवा में चट्टानें हिलने लगीं। ज्यादातर लोगों को हिलती चट्टानों से होने वाले बदलावों को समझना मुश्किल लगता, लेकिन किन म्यू उन्हें समझ गया, और उसकी नजर में वे शानदार और विविधतापूर्ण थे। चट्टानों की हर हलचल उसे एक अतुलनीय सुखद अनुभूति दे रही थी। हर एक रूण जुड़ा हुआ था, और बुनियादी ढांचा आपस में गुंथा हुआ था, जो उसे एक सुखद दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। चाहे वे बाधाएं हों या मारक संरचनाएं, वे सभी गणितीय तर्क थे। किन म्यू की पुतलियों में आकृति के निशान उभर आए और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। कभी कभी वह रुककर आकृति के निशान बदलने के लिए अपना ब्रश उठाता, तो कभी शराबी की तरह एक कदम आगे बढ़ जाता या 3 कदम पीछे हट जाता। कई बार ऐसा भी होता था जैसे उसके पैरों के तलवों में स्प्रिंग लगे हों, जिससे वह हिलते हुए पत्थरों के बीच इधर उधर उछल कूद कर पाता। कुछ बाधाओं को पार करते हुए वह शान से उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, और कुछ पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बाधा से टकराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो। तभी पत्थर की दीवार अचानक फट जाती और वह उससे टकराकर निकल जाता। जैसे जैसे वह बीजगणित के कठिन प्रश्नों को हल करते हुए बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ता गया, वह बांस शहर के केंद्र के और करीब पहुंचता गया। उसके अंदर सब कुछ बदल रहा था, यहां तक कि जिस मुख्य हॉल में वे थे, वह भी टूटकर गायब हो गया था। बस एक चीज जो नहीं बदली, वह थी हेई का स्थान। वह एक पत्थर के खंभे पर चुपचाप खड़ी रही और हिली नहीं। वह बांस शहर के विभिन्न रूपांतरण कर रही थी और किन म्यू को रोकने के लिए तरह तरह के रूप बदल रही थी। हालांकि उनकी स्थिति पिछली बार से अलग थी। उस समय किन म्यू पर घात लगाकर हमला किया गया था और वह शहर में फंस गया था, इसलिए यह उचित नहीं माना गया। अब जब वह अपनी गति से संरचना में घुस रहा था, तो यह परीक्षण हो रहा था कि संरचना कौशल में किसकी उपलब्धियां श्रेष्ठ हैं। कुछ देर बाद हेई ने किन म्यू की आकृति को पास आते देखा और घबरा गई। उसने झट से विशाल पत्थरों को एक नई संरचना बनाने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन किन म्यू अभी भी स्थिर गति से पास आ रहा था। हेई जहां खड़ा था, वह बांस शहर का केंद्र था, और बांस शहर की संरचना का केंद्र भी। किन म्यू उससे केवल 30 गज की दूरी पर था, और संरचना की आखिरी परत शायद उसे रोक न पाए। हेई ने अचानक दांत पीस लिए, और बांस शहर अचानक कांप उठा। उसके सामने मौजूद संरचना कौशल सक्रिय हो गए, और यह एक बेहद घातक स्थिति बन गई। जैसे ही वे हेई के स्थान की ओर दौड़े,
सभी घातक संरचनाएं आपस में जुड़ गईं और उनकी शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। उसने आखिरी उपाय वाली संरचना को सक्रिय कर दिया, जिसमें दोस्त और दुश्मन की अवधारणा को नजरअंदाज कर दिया गया था। चाहे वह किन म्यू हो या वह, दोनों ही उस घातक संरचना में समाहित हो जाएंगे। पश्चिमी पृथ्वी की फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते हे यीई को हे परिवार का सम्मान विरासत में मिला था और वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचने दे सकती थी। फॉर्मेशन कौशल में नंबर 1 का खिताब गवा देने के बाद, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए, उसे हे परिवार के सम्मान की रक्षा करनी ही थी। किन म्यू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वह हे यीई के पास पहुंच गया, इससे पहले कि वह घातक दल उन तक पहुंच पाता। एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसने ब्रश उठाया और दूसरे हाथ से हवा में रंग भरने लगा। हे यीई ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि हत्या करने वाली संरचना उन दोनों को निगलने के लिए दौड़ी आ रही थी। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली और देखा कि वे अब बांस नगरी में नहीं थे, बल्कि वे उसकी गहराई में छिपे हुए थे। लेकिन जब उन घातक संरचनाओं का विस्फोट हुआ तो वे चित्र में दिखाई गई दुनिया को चीरते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। पेंटिंग में वह दुनिया जिसमें उस समय दोनों रह रहे थे, टूटने और नष्ट होने वाली थी। गंभीर चेहरे के साथ किन म्यू का ब्रश ड्रैगन और सांपों की तरह घूम रहा था, जिसमें अनगिनत बदलाव थे। अचानक हे यीई को अपनी कमर के चारों ओर एक बल महसूस हुआ और वह किसी और पेंटिंग में खींची चली गई। वे उसके अंदर दौड़े और हे यीई ने खूबसूरत पहाड़ और नदियां देखी जिन पर रोमांटिक अंदाज में फूल खिले हुए थे। नजारा देखने में बेहद सुहावना था। फिर भी अगले ही क्षण बांस शहर की घातक संरचना ने उस दुनिया को कुचल दिया और वह शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, उनकी ओर बढ़ी। तुम मेरे फॉर्मेशन स्किल्स को हल करने के लिए फॉर्मेशन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हे यीई ने अपने बगल में खड़े लड़के को सख्ती और गंभीरता से देखा। अगर तुम बैम्बू सिटी के जानलेवा फॉर्मेशन से बच भी गए तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। तुम फॉर्मेशन स्किल्स में दूसरे नंबर पर हो और मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। क्या ये चलेगा? किन म्यू जोर से हंसा और किसी विद्वान की तरह अपनी स्याही छिड़कते हुए हर जगह शब्द लिख रहा था। इससे पहले कि बांस नगरी का सबसे घातक निर्माण कौशल पेंटिंग में उनकी दुनिया को नष्ट कर पाता, उसने हे यीई को अगली दुनिया में पहुंचा दिया। वहां आकाश में चमकते सितारे छाए हुए थे। वे चमकते रत्नों की तरह थे जो अंधेरे को रोशन कर रहे थे। किन म्यू हे यीई को तारों के पास ले गया और तारों भरे आकाश में तेजी से दौड़ने लगा। उसका ब्रश एक पल के लिए भी नहीं रुका और उसने आकाशगंगा बना दी। उनके पीछे एक बेहद घातक संरचना कौशल था, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए वे नदी में कूद गए और दूर तक तैरते रहे। आकाशगंगा नीचे की ओर बह गई और किन म्यू ने हे यीई की कमर को कसकर पकड़ लिया ताकि वह बह न जाए। जब वह आखिरकार अपने पैरों पर खड़ी हो गई तब भी वह अचंभित थी। उसने देखा कि किन म्यू अपना ब्रश घुमा रहा है और उसे अपनी ओर खींच रहा है और एक नए बनाए गए दिव्य घोड़े पर कूद रहा है। वह चित्र से बाहर निकलकर एक वास्तविकता बन गया। वह सरपट दौड़ा, उसके पंख फड़फड़ाकर उसकी गति बढ़ा दी और वे उस जानलेवा समूह से काफी दूर निकल गए। किन म्यू ने एक बार फिर अपना ब्रश उठाया और जितनी चाहे उतनी स्याही छिड़की। उनके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया और जब वह खुला तो दूसरी तरफ से तेज किरणें चमक उठीं। दिव्य घोड़ा दरवाजे की ओर दौड़ा। हे यीई दंग रह गई जब उसे एहसास हुआ कि वे बांस शहर के बाहर एक पहाड़ी चोटी पर है। किन म्यू उसे कमर से पकड़े हुए ही दिव्य घोड़े से कूद पड़ा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आगे के पैर उठाकर चीख मारी, फिर वापस स्याही में बदल गया जो जमीन पर गिर गई। दूर से बांस शहर के प्रभावशाली परिवारों के कई मुखिया उनकी ओर दौड़े। एक बुजुर्ग कुछ कहने ही वाले थे कि हे यीई मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, मैं हार गया। पंत गुरु किन के गठन कौशल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मेरा हे परिवार और बांस नगर का हर व्यक्ति पूरे दिल से उनका अनुसरण करेगा। किन म्यू ने उसे आश्चर्य से देखा। हे यीई की आंखों में कोमल भावनाओं की झलक दिखाई दे रही थी और उसकी निगाहें साफ शरद ऋतु के पानी की तरह थीं। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन, गड़गड़ाहट। विशाल बांसों का शहर आगे बढ़ रहा था, जबकि किन म्यू और हे यीई उसके बुर्ज पर अगल बगल खड़े थे। हालांकि उसने शहर को अपने आप हिलते हुए देखने का अजीब नजारा देखा था, फिर भी किन म्यू को यह कल्पना से परे लग रहा था। यद्यपि पश्चिमी पृथ्वी की दिव्य कलाओं में 10,000 वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ था, फिर भी सभी चीजों में आत्मा होने तथा सभी चीजों में आत्मा होने की विचारधारा अभी भी असाधारण थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि लोग शहर में इधर उधर घूम रहे हैं, तो वह आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सका। जब फॉर्मेशन मास्टर हे यीई ने हार मान ली, तो उन्होंने बांस शहर के लोगों को बुलाया और लगभग 1 लाख लोग वापस लौट आए।
पहाड़ों के पार इतने सारे लोगों को एक शहर में लाने का दृश्य अकल्पनीय था, फिर भी यह उनकी आंखों के ठीक सामने था। सच्चे स्वर्ग महल के महल स्वामी यू को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा, हे यी ने कहा। मेरे हे परिवार के अलावा हमें अन्य प्रभावशाली परिवारों के समर्थन की भी आवश्यकता है। पश्चिमी पृथ्वी पर शियोंग और यू परिवार दो सबसे प्रभावशाली परिवार थे और उनकी क्षमताएं भी सबसे प्रबल थीं। लेकिन शियोंग परिवार पहले ही गिर चुका है और सच्चे स्वर्ग महल स्वामी का उनका पद यू परिवार ने छीन लिया है। हालांकि अभी भी जहर गुरु म्यू यिंगजू का म्यू परिवार, तलवार गुरु लो येन्यो का लुओ परिवार, फैंग परिवार, लियू परिवार, गोंग परिवार, शी परिवार, फू परिवार, कुल मिलाकर 10 प्रभावशाली परिवार हैं। इसके अलावा गे के, माओची का, शियांग का जैसे प्रभावशाली परिवार भी हैं जिनकी क्षमताएं भी कमजोर नहीं हैं। किन म्यू ने इस पर विचार किया और फिर पूछा, शियोंग परिवार को सच्चे स्वर्ग महल के स्वामी का पद क्यों विरासत में मिला? क्या अन्य प्रभावशाली परिवारों को भी यह अधिकार है? जियोंग परिवार को सच्चे स्वर्ग महल के स्वामी का पद विरासत में मिल सका क्योंकि पहली पीढ़ी के सच्चे स्वर्ग महल के स्वामी का उपनाम जियोन था, हे यी ने कहा। इसी वजह से आने वाले महल के स्वामी आमतौर पर जियोन ही होते थे। हालांकि कुछ ऐसे मौके भी आए जब दूसरे उपनामों वाले महल के स्वामी बन गए, फिर भी जियोन परिवार कुछ ही समय बाद महल के स्वामी के पद पर वापस आ जाता था। ऐसा कहा जाता है कि लड़की ने किन म्यू के बगल में खड़ी शियोंग क्यूइर की ओर देखा। कहते हैं कि शियोंग परिवार के पूर्वजों को एक देवता का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वे हमेशा महल के स्वामी के पद पर बने रह सकते थे। हालांकि इस बार मामला अलग है। कहा जाता है कि देवता नाई कोई से असंतुष्ट थे, इसलिए यू परिवार से संपर्क किया गया और इसीलिए उनके लिए शियोंग परिवार को उखाड़ फेंकना इतना आसान हो गया। भगवान, क्या यह उस लकड़ी की भगवान की मूर्ति का मालिक हो सकता है जो मुझे जलते हुए रेगिस्तान में मिली थी? किन म्यू अभी भी कुछ उलझन में था, इसलिए उसने पूछा, चूंकि यह देवता हमेशा शियोंग परिवार का समर्थन करता था, तो वह अचानक यू परिवार में क्यों बदल गया? यह बागौ के कारण होगा, हे यी ने उत्तर दिया। बागौ की उत्पत्ति साधारण नहीं है और अफवाहें कहती हैं कि वह एक शक्तिशाली साधक है जो ऊपरी सीमा से नीचे आया है। ऐसा माना जाता है कि उसने यू परिवार को उस देवता के संपर्क में लाया था। बागौ। किन म्यू ने पलकें झपकाईं। बागौ नाई कोई की तरह सम्मान का शब्द था। नाई कोई राजकुमारी की मां थी, जबकि बागौ राजकुमारी का पिता था। हालांकि उसकी समझ के अनुसार भले ही सच्चे स्वर्ग महल की राजकुमारी शियोंग क्यूइर थी, उसके पिता युद्ध में मारे गए थे, इसलिए ही द्वारा उल्लिखित बागौ यू परिवार के सच्चे स्वर्ग महल के स्वामी का पति ही हो सकता था। हालांकि सच्चे स्वर्ग महल मास्टर ने बेटी को जन्म नहीं दिया था, इसलिए उन्हें बागौ के रूप में संबोधित करना उचित नहीं होना चाहिए। इस बागौ को उस देवता से संपर्क करने के लिए एक असाधारण स्थिति की आवश्यकता थी, हे यी ने कहा। वह बेहद रहस्यमयी है और अफवाहें हैं कि वह ऊपर से आया है और उच्च स्वर्ग का मेहमान है। वह पहले ही सच्चे स्वर्ग महल की मालकिन के साथ रह चुका है और कहा जाता है कि वह पहले से ही एक बच्चे की मां बनने वाली है। बागौ ने यह बात फैला दी कि उसके अंदर का बच्चा निश्चित रूप से एक लड़की है जो सच्चे स्वर्ग महल की राजकुमारी है। लड़की को जन्म देने पर सच्चे स्वर्ग महल के स्वामी का पद प्राप्त होता था, जिसके बारे में किन म्यू ने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि पश्चिमी पृथ्वी पर महिलाओं का सम्मान किया जाता था और उनके सामाजिक रीति रिवाज शाश्वत शांति के रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग थे। इसके अलावा जब तक व्यक्ति में दिव्य दृष्टि विकसित हो जाती है, तब तक यह देखना कठिन नहीं होता कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की। चूंकि बागौ ने पुष्टि कर दी थी कि सच्चे स्वर्ग महल स्वामी के गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़की है, इसलिए वह गलत नहीं होगा। सच्चे स्वर्ग महल स्वामी निश्चित रूप से एक छोटी राजकुमारी को जन्म देंगे और अपनी सीट पर मजबूती से बैठेंगे। इस बागौ का उपनाम क्या है? यू। किन म्यू दंग रह गई। वह भी यू है। यू परिवार से उसका क्या रिश्ता है? हे ये मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर गर्मजोशी की कमी थी। हम सभी यह भी जानना चाहेंगे कि बागौ का यू परिवार से क्या रिश्ता है। पश्चिमी पृथ्वी में कई अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बागौ यू परिवार का पूर्वज है, तो कुछ कहते हैं कि वह उच्च स्वर्ग के ज़ैड सम्राट का पुत्र है और यू परिवार की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। कई अफवाहें हैं, लेकिन सच्चाई छिपी हुई है। किन म्यू ने उसे अजीब भाव से देखा। कुछ लोग कहते हैं कि शियोंग शियू की प्रतिभा में कमी और वह एक मजबूत और उदार शासक न होने के कारण ही यू परिवार ने महल के स्वामी का पद छीन लिया। फिर भी मेरी नजर में भले ही महल के स्वामी शियोंग में प्रतिभा की कमी थी, फिर भी इसके पीछे असली मास्टरमाइंड बागौ ही है। किन म्यू ने सिर हिलाया। शियोंग क्यूइर उसके ठीक बगल में थी, लेकिन उसके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि हे यी ने जो कहा था वह सही था।
चाहे वह योग्यता हो या षड्यंत्र, लड़की की मां किसी पवित्र भूमि की स्वामी जैसी नहीं थी। युवावस्था में महल के स्वामी के पद पर आसीन होने से पहले उसने बहुत अधिक षड्यंत्रों और खूनी लड़ाइयों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह यू परिवार और बागवा के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी। हालांकि किन म्यू भी कम उम्र में ही स्वर्गीय शैतान पंथ गुरु के पद पर आसीन हो गया था, लेकिन उसे सिखाने वाले लोग विकलांग वृद्धों के गांव के 9 बुजुर्ग थे। बचपन से ही उसे तरह तरह की धूर्त साजिशें और चालें सिखाई गई थीं, जिससे वह दुष्ट और चालाक बन गया था। फिर भी 9 बुजुर्ग उसे बहुत ईमानदार मानते थे। इन सभी शिक्षाओं के कारण किन म्यू पंथ के गुरु के पद पर दृढ़ता से बैठने में सक्षम हो गया, तथा गांव में सभी ने उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। बैम्बू सिटी पहाड़ों और जंगलों के बीच से पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि वह सीधे ट्रू हेवन पैलेस की ओर नहीं जा रही थी। वे हे परिवार के पूर्वजों की भूमि स्वोर्ड रिवर वैली जा रहे थे, जहां उनका मुख्यालय स्थित था। एक प्रभावशाली परिवार होने के नाते हे परिवार की अपनी शक्ति थी। हालांकि यह यू या शियोंग परिवारों से कमतर था, फिर भी यह एक ऐसी ताकत थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। बांस नगरी में आधे दिन की दौड़ के बाद वे आखिरकार सूर्यास्त के समय स्वोर्ड नदी घाटी पहुंचे। किन म्यू ने दूर तक देखा और एक विशाल नदी तलवार की तरह सीधी आगे की ओर फैली हुई थी। उसके सिरों पर एक शहर बसा हुआ था। 2 तरफ पहाड़ थे, जबकि बाकी 2 तरफ की सुरक्षा के लिए स्वोर्ड नदी के किनारे दीवारें बनी हुई थीं। किन म्यू के लिए यह शहर बेहद दिलचस्प और आश्चर्यजनक था। जब बांस शहर वहां पहुंचा तो एक विशाल पहाड़ खड़ा होकर रास्ता दिखा रहा था। नदी के तल से पत्थरों से बना एक लंबा पुल भी उभर रहा था, और ये पत्थर के विशालकाय लोग थे जो तलवार नदी पार करने के लिए बांस शहर को अपनी पीठ पर चलने देने के लिए झुके हुए थे। बहुत अद्भुत। पश्चिमी पृथ्वी की दुनिया सचमुच अद्भुत कल्पना से भरी हुई है। किन म्यू प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। ही की निगाहें पतझड़ के साफ पानी जैसी थीं और वह धीरे से मुस्कुराई। अगर कर्ट मास्टर किन को ये जगह पसंद आ गई तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा यहां रह सकते हैं और ये आपके साथ दुनिया के सभी अजूबों की सैर पर जाएंगी। किन म्यू बहुत खुश थी। अगर सिस्टर यी जैसी कोई सुंदरी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। हालांकि मेरे पास बहुत सारे सांसारिक मामले हैं जो मुझे बांध रहे हैं। पश्चिमी पृथ्वी के साथ मामला सुलझाने के बाद मुझे इस भविष्य के खतरे से छुटकारा पाने के लिए उच्च स्वर्ग पर हाथ रखना होगा। इसके अलावा शाश्वत शांति में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्यों न हम ऐसा करें? उत्साह से उसने कहा, कुछ देर वेस्ट अर्थ में खेलने के बाद तुम मेरे साथ इटर्नल पीस क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें वहां इटर्नल पीस के अनोखे पहलू दिखाऊंगा। हो सकता है तुम्हें उससे प्यार हो जाए। ही के चेहरे पर दिलचस्पी तो दिखी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मुझे डर है कि यह मुमकिन नहीं है। हे परिवार को अब भी मेरी जरूरत है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। बांस शहर तलवार नदी घाटी में प्रवेश किया और रुक गया। उस समय स्वोर्ड रिवर वैली के सभी शहरों और कस्बों में रोशनियां जगमगा उठी और बहुत खूबसूरत लग रही थीं। यहां तक कि पहाड़ और नदी भी जगमगा उठे थे। चलो मुख्य महल हॉल में चलते हैं। एक बड़ा पत्थर ही के पैरों तक तैरता हुआ आया और उन तीनों को उठाकर मुख्य महल हॉल में ले आया। मेरे हे परिवार के मुखिया जल्द ही मिलने आएंगे और मुझे तैयारी करनी होगी। कुछ ही देर बाद हे परिवार के कई वरिष्ठ अधिकारी आए। उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे, लेकिन हे को श्रद्धांजलि देने आए लोगों में महिलाएं ही ज्यादा थीं। उसने प्रभावशाली परिवारों के कई उच्च पदाधिकारियों को बैठने के लिए आमंत्रित किया, जबकि किन म्यू उसके साथ था। सब लोग, ये स्वर्गीय शैतान पंथ का पंथ गुरु किन है, जो मध्य पृथ्वी के शाश्वत शांति साम्राज्य का एक पवित्र स्थल है। हॉल में सभी लोग शोर मचाने लगे और एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में उसकी तारीफ की। फॉर्मेशन मास्टर वाकई असाधारण है, जिन्होंने इस शैतानी पंथ के मास्टर को हरा दिया। अब हम ट्रू हेवन पैलेस से अपना इनाम मांग सकते हैं। इनाम मांगो। हे जोर से हंसी और सिर हिलाया। पैलेस मास्टर यू तो बस एक छोटी सी बदचलन औरत है जिसने षड्यंत्र रचकर राजगद्दी हथिया ली है, तो क्या वो कर्ट मास्टर किन को हराने के लायक भी है? माफ करना, अगर बागवा उसका साथ न देता तो क्या वो कभी पैलेस मास्टर का पद हासिल कर पाती? उसका गर्भ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और सिर्फ एक बेटे को ही जन्म दे पाई। वो तो बेटी को भी जन्म नहीं दे सकती, तो भला वो कितनी अच्छी हो सकती है? हॉल में मौजूद सभी लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। हे ने किन म्यू की ओर देखा और मुस्कुराया। शियोंग क्यूईर का हाथ पकड़कर उसने जोर से कहा, हे परिवार की वरिष्ठ बहनों, ये सच्चे स्वर्ग महल की छोटी राजकुमारी है। हे मुस्कुराई और बोली, सच्चे स्वर्ग महल की छोटी राजकुमारी यही है, इसलिए महल स्वामी शियोंग ज्यादा दूर नहीं है।
अगर मेरा ही परिवार यू परिवार की छोटी वेश्या से छुटकारा पाने और उसे महल स्वामी का पद वापस पाने में महल स्वामी शियोग की मदद कर सके, तो क्या ये पंत स्वामी किन को सौंपने के इनाम से 100 गुना ज्यादा नहीं होगा? सब लोग, आप कबीले के बुजुर्ग हैं, आप क्या सोचते हैं? हॉल में सब चुप हो गए। हे परिवार के पुरुषों की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन महिलाएं बहुत हिम्मती थीं। एक ने विरोध करना शुरू कर दिया। फॉर्मेशन मास्टर, 3 बार सोचिए। यू परिवार अभी अपने चरम पर है, तो हम हे परिवार उसके विरोधी कैसे हो सकते हैं? और तो और बागौ तो उसका साथ दे रही है। ठीक कहा। हे यही हंसा। इसीलिए हम स्वर्गीय शैतान पंथ के साथ गठबंधन करेंगे। उसकी मदद से हमें यू परिवार से क्यों डरना चाहिए? अगर आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, तो हम यू और लुओ परिवारों के साथ गठबंधन करेंगे। मेरा मानना है कि उनमें भी मर्यादा, न्याय, निष्ठा और सम्मान की भावना है, और वे यू परिवार को ज्यादा देर तक स्वीकार नहीं करेंगे। एक और अधेड़ उम्र की महिला अचानक उठी और गुस्से से बोली, अब जब यू परिवार सच्चे स्वर्ग महल के नियंत्रण में है, तो उनकी शक्ति कितनी महान है। फॉर्मेशन मास्टर, भले ही आप इस घर के मुखिया हैं, मैं देख रही हूं कि आप सचमुच पागल हो गए हैं। फॉर्मेशन मास्टर, कोई भी काम करने से पहले 3 बार सोच लेना। एक और बुजुर्ग महिला खड़ी हुई और अपनी छड़ी के सहारे खड़ी हो गई। हमारे हे परिवार के भाग्य को दांव पर मत लगाइए। उसके बाद एक और ने धर्मपूर्वक कहा, हमारे हे परिवार की 10,000 साल पुरानी नींव एक पल में नष्ट नहीं हो सकती। अगर निर्माण गुरु इस पर जोर देते हैं, तो घर के मुखिया का पद उन्हें सौंप दीजिए। ठीक है, घर के मुखिया का पद सौंप दो। हे यही ने चारों ओर देखा और प्रसन्न भाव से कहा, और किन बुजुर्गों की क्या राय है? बेझिझक बोलिए, क्योंकि यह हमारे कुल का अंदरूनी मामला है, और आप सब मेरी मौसियां, नानी और परदादी हैं। मैं युवा पीढ़ी से हूं, इसलिए हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। तभी कुछ और बुजुर्ग उसकी आलोचना करने के लिए खड़े हो गए। हे यही ने एक पल इंतजार किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और आपत्ति न करे, फिर मुस्कुराई। लगता है सब भूल गए हैं कि मैं कैसे फॉर्मेशन मास्टर, इस घर की मुखिया बनी। जो भी खड़े हुए थे, उनके चेहरे बदल गए। इससे पहले कि वे मुख्य हॉल से बाहर निकल पाते, बांस शहर की जमीन से पिंजरे निकल आए और हे ये के खिलाफ बोलने वाले सभी लोगों को पकड़ लिया। फिर पिंजरे जमीन में धंस गए। हे यही ने उसके हाथ थपथपाए और मुस्कुराई। यू परिवार से छुटकारा पाने के बाद मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगी। क्या बाकी बुजुर्गों की कोई राय है? हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और झुककर एक स्वर में बोले, हम फॉर्मेशन मास्टर को ही अपना एकमात्र मार्गदर्शक मानेंगे। हे यही ने किन म्यू की ओर देखा और मुस्कुराया, मेरे तरीके कैसे हैं, पंथ गुरु किन? वह मुस्कुराकर बोला, बहन यही एक अनोखी महिला है। हे यही की नजरें इधर उधर भटक गईं और उसकी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी जब उसने धीरे से कहा, आज रात मेरी खिड़की बंद नहीं होगी। अगर तुम अंदर आ जाओ, तो हम पूरी रात फॉर्मेशन स्किल्स पर बात कर सकते हैं और गहराई से जान सकते हैं। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन। उस रात जब सन्नाटा था, हे यही ने खिड़की पर दस्तक सुनी और घबरा गई। उसने जल्दी से खिड़की खोली और पीछे किन म्यू को मुस्कुराते हुए देखा। बहन यही, मैं यहां तभी चढ़ी जब मैंने देखा कि कोई आसपास नहीं है। मोमबत्ती की रोशनी में अपने प्रेमी को देखकर हे यही का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका दिल एक चंचल बंदर जैसा और दिमाग एक तेज दौड़ते घोड़े जैसा हो गया। और फिर दोनों ने पूरी रात गठन कौशल के बारे में बात की। सूरज उगने से पहले किन म्यू चुपके से खिड़की से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि पश्चिमी पृथ्वी का यही नियम है। जो लोग शादी में मिलने जाते थे, वे उस महिला के परिवार से नहीं मिल सकते थे। लेकिन किन म्यू नीचे उतर भी नहीं पाया था कि उसकी मुलाकात 2 औरतों से हो गई जो सुबह जल्दी उठ गई थीं। उन्होंने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। किन म्यू के कुछ दूर जाने के बाद ही वे धीरे से हंसी। जब सूरज आसमान में ऊंचा था, हे ये किन म्यू से अलग होने और उसे स्वॉर्ड रिवर वैली से बाहर भेजने के लिए अनिच्छुक था। केवल हमारा ही परिवार ही सच्चे स्वर्ग महल के विरुद्ध कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए कर्ट मास्टर को जहर मास्टर से मिलने जाना चाहिए। मैं पश्चिमी पृथ्वी के अन्य प्रभावशाली परिवारों के प्रमुखों से मिलकर इस प्रमुख घटना पर चर्चा करूंगा। किन म्यू ने उसे अलविदा कहा और चला गया। हे यही ने कुछ निराशा के साथ उसे विदा किया। उसके पास बैठी एक लड़की धीरे से हंसी। क्या दीदी ने जीजा किन के साथ ऐसा किया? कई लोगों ने उन्हें खिड़की से चढ़ते देखा था और कुछ ने सुबह उन्हें नीचे उतरते भी देखा था। हे यही की आंखें नींद से भरी थीं और उसकी स्फूर्ति कमजोर लग रही थी। उसने गुस्से से कहा, क्या करें, हम पूरी रात फॉर्मेशन स्किल्स पर बातें करते रहे। दूसरी लड़कियां भी मुस्कुराकर बातें करने लगीं।
क्या तुम फॉर्मेशन स्किल्स की बात कर रहे हो? यही तुम्हारा बहाना है। कल रात बहुत लंबी थी और तुम दोनों स्वाभाविक रूप से एक साथ उड़ते हुए दो मंदारिन बत्तखों की तरह लग रहे थे। ही ने अपने दांत इतने जोर से पीसे कि उनसे आवाज आने लगी। लड़कियां चौंक गईं। तुमने सच में जीजाजी से पूरी रात फॉर्मेशन स्किल्स की बातें की? ही ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। वह इतना उत्तेजित था, तो मैं क्या कर सकती थी? उसे मजबूर करूं? क्या हे परिवार अब भी इज्जत चाहता है? अगर मैंने सचमुच जोर जबरदस्ती की, तो क्या हम अपनी लड़ाई से पूरी जगह बर्बाद नहीं कर देंगे और इस बांस शहर को तहस नहस नहीं कर देंगे? मैं पूरी रात उनके साथ सिर्फ फॉर्मेशन स्किल्स के बारे में ही बात कर पाया, लेकिन सौभाग्य से उनका ज्ञान और अनुभव बेहद असाधारण था। हम फॉर्मेशन स्किल्स की खोज में इस हद तक डूब गए कि मैं स्नेह दिखाना भूल गया और बस यही सोचा कि रात बहुत छोटी है। अब इस बारे में सोचकर मुझे लगता है कि फॉर्मेशन के रास्ते की खोज और सुझावों का आदान प्रदान करने से पहले हम कुछ कर सकते थे। लड़कियां एक दूसरे को निराशा से देखने लगीं। एक आदमी और एक औरत ने एक ही कमरे में रात बिताई और वे पूरी रात प्रशिक्षण कौशल के बारे में बातें करते रहे। वाकई भयानक, जानवर से भी बदतर। तो फिर बहन जीजा किन को जहर मास्टर उस बदतमीज को ढूंढने क्यों दे रही है? एक लड़की ने हिम्मत करके पूछा। अगर म्यू इंग्जू बहन की तरह संकोची न हुई और जीजा को छीन लिया, तो तुम क्या करोगी? ही ने उस पर व्यंग्य किया। जब तक लेसी म्यू बल प्रयोग नहीं करती, तब तक सब उसका फायदा उठाने की बात भूल सकते हैं। जब से लेसी म्यू उससे हारी है, वो उसे भूल नहीं पा रही है और उसकी प्रेम भावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वह हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, इसलिए अगर उसे पता चला कि मैं हार गया हूं, तो वह मेरा मजाक जरूर उड़ाएगी। तो क्यों न मैं उसे भी एक झटका दूं ताकि उसका मोह बंद हो जाए। लड़कियों ने उसकी बातों की बहुत प्रशंसा की। बहन बहुत बुद्धिमान है। किन म्यू ने शियोंग क्यूइर को ड्रैगन किलिन की पीठ पर लाद दिया और वे थंडर माउंटेन सिटी की ओर चल पड़े जहां जहर मास्टर म्यू इंगक्स्यू रहते थे। बड़े भाई, क्या हम सच्चे स्वर्ग महल नहीं जा रहे हैं? जियोंग क्यूइर ने उत्सुकता से पूछा। मैंने वहां जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक शाही गुरु और तुम्हारी मां की कोई खबर नहीं मिली है। मुझे शक है। किन म्यू की आंखों के कोने फड़क गए और वह व्यंग करने लगा। शाही गुरु, उस बूढ़े षड्यंत्रकारी ने शुरू से आखिर तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, और अब मैं समझ गया हूं कि वह क्या करना चाहता है। वह निश्चित रूप से मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं कोई बड़ा हंगामा खड़ा करूं और सच्चे स्वर्ग महल की मुख्य सेना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूं। तो फिर वह अव्यवस्था के बीच विजय प्राप्त करेगा। वह बूढ़ा षड्यंत्रकारी, मुझे पता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है कि वह व्यक्तिगत रूप से मेरी स्वर्गीय संत अकादमी में दौड़कर आया और तुम्हारी मां को पश्चिमी पृथ्वी पर आमंत्रित किया, और फिर मुझे भी शामिल होने के लिए कहा। उसने सिर उठाकर आसपास का जायजा लिया। आसमान में कुछ सफेद बादल उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और उसने तुरंत ड्रैगन किलिन से कहा, मोटे ड्रैगन, हम पर फिर से नजर रखी जा रही है। ड्रैगन किलिन डर गया और तुरंत तेजी से भागने लगा। सफेद बादलों की गति भी अचानक बढ़ गई, लेकिन एक पल के बाद ड्रैगन किलिन ने उन्हें धूल में छोड़ दिया। किन म्यू ने देखा कि न सिर्फ सफेद बादल उनका पीछा कर रहे थे, बल्कि स्वोर्ड नदी का पानी भी अचानक उल्टी दिशा में बहने लगा। लहरें ड्रैगन की तरह चल रही थीं, लेकिन फिर भी वे उन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। किन म्यू ने हैरानी से उसे देखा। दिव्य कलाओं के साधक शायद सच्चे स्वर्ग महल के प्रबल साधक थे। उनके ट्रैकिंग तरीके वाकई बेजोड़ थे, और अगर वे नजर आ भी गए, तो उनके लिए उन्हें झटकना मुश्किल होगा। फिर भी उस बूढ़े षड्यंत्रकारी, शाश्वत शांति के शाही उपदेशक को कैसे पता था कि पश्चिमी पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा, यहां तक कि सच्चे स्वर्ग महल की सेनाओं को भी खदेड़ देगा। वह स्पष्ट रूप से बहुत शांत स्वभाव का था और अपनी जगह जानता था, तो उस षड्यंत्रकारी को कैसे पता था कि वह ट्रू हेवन पैलेस का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। शाही गुरु एक बूढ़ा लोमड़ी है। किन म्यू ने जियोंग क्यूइर पर एक नजर डाली और तुरंत जान गया कि असली लक्ष्य कौन था। पिछले कुछ दिनों में मिली अपनी समझ के अनुसार पश्चिमी पृथ्वी छोटी राजकुमारी को बहुत महत्व देती थी, और सच्चे स्वर्ग महल को अपनी जगह पर मजबूती से बैठने के लिए एक की जरूरत थी। चूंकि किन म्यू छोटी राजकुमारी शियोंग क्यूइर को अपने साथ ला रहा था, तो उसे सबसे बड़ा निशाना क्यों न बनाया जाए। जियोंग शियाओ को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, जबकि जियोंग क्यूइर सच्चे स्वर्ग महल मास्टर का लक्ष्य था। अतीत में यू बोचुआन का लक्ष्य जियोंग शियाओ नहीं, बल्कि जियोंग क्यूइर था। किन म्यू को अब भी याद था कि उसने शियोंग शियाओ और उसकी बेटी को क्यों बचाया था, क्योंकि जब उसने यू बोचुआन को शियोंग शियाओ जैसी 4-5 साल की बच्ची को धमकाते देखा था, तो वह ये सब देख नहीं पाया और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा,
तो उसे लगा कि यू बोचुआन बिना किसी कारण के जियोंग क्यूइर को मारना चाहता था। सच्चा स्वर्ग महल एक छोटी राजकुमारी को इतना महत्व क्यों देता है? वह खुद को हैरानी में डाले बिना नहीं रह सका और नीचे बैठ गया। उसने शियोंग क्यूइर के कंधे पकड़े और उसे कई बार घुमाया, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नहीं दिखा। इससे वह और भी हैरान हो गया। नाई कोई सच्चे स्वर्ग महल की मालकिन थी, और इस उपाधि का अर्थ था राजकुमारी की मां, जबकि पिता का नाम बागौ था। ये दोनों नाम छोटी राजकुमारी से उत्पन्न हुए थे, जिससे पता चलता था कि सच्चे स्वर्ग महल में छोटी राजकुमारी का कितना सम्मान था। इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। शियोंग क्यूइर ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उसे देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई खास हुनर है। अचानक किन म्यू का ध्यान अपने छोटे से बैग पर गया और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। शियोंग क्यूइर हमेशा उसे अपने साथ लेकर जाती थी, हेवनली सेंट अकादमी से वहां तक। उसे हमेशा लगता था कि उसमें उसके कपड़े हैं, और उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब वह उस छोटे बैग के बारे में उत्सुक था। क्यूइर, तुम्हारे उस बैग में क्या है? किन म्यू ने पूछा। शियोंग क्यूइर ने इसे नीचे उतारा और खोला, जिससे हरे रंग की रोशनी किन म्यू के चेहरे पर पड़ी। उसने आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, शाही धर्मगुरु, वह बूढ़ा षड्यंत्रकारी। हरा ड्रैगन मनका लड़की के बैग में चुपचाप पड़ा था। वह जैड जैसा हरा होने के साथ साथ चमकदार और पारदर्शी भी था। एक ड्रैगन आत्मा उसके अंदर धीरे धीरे तैर रही थी। जब किन म्यू ने ड्रैगन मनका पकड़ा, तो ड्रैगन की आत्मा ने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन जब उसने शियोंग क्यूइर को उसे छूने दिया, तो हरे ड्रैगन की आत्मा ने उसे मित्रता से देखा। उसने मनके के भीतर से धीरे से उसका हाथ छुआ। बच्चे की मासूमियत 10,000 आत्मा प्रकृति तकनीक को विकसित करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। किन म्यू ने दुख से आह भरी। सच्चे स्वर्ग महल को एक छोटी राजकुमारी की जरूरत मुख्यतः उसकी मासूमियत के कारण थी। बिना किसी अशुद्ध विचार के वह हरे ड्रैगन मनके जैसे खजाने को अपने नियंत्रण में रख सकेगी और उसकी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा सकेगी। सच्चे स्वर्ग महल में 3 और खजाने थे जो काले कछुए, सिंदूरी पक्षी और सफेद बाघ का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सभी खजानों की शक्ति को उजागर करने वाला व्यक्ति केवल सच्चे स्वर्ग महल की छोटी राजकुमारी ही हो सकती थी। उस पवित्र भूमि पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नाई कोई या अन्य शक्तिशाली साधक कभी नहीं थे। वह छोटी राजकुमारी थी जो मुर्गे को बांधने की भी शक्ति नहीं रखती थी। शाश्वत शांति शाही उपदेशक और जियोन शियू पहले पश्चिम पृथ्वी पर गए थे, लेकिन ग्रीन ड्रैगन बीड को जियोन क्यूइर के पास छोड़ना निश्चित रूप से जियोन शियू का विचार नहीं था, बल्कि शाश्वत शांति शाही उपदेशक का विचार था। शियोंग शियू को लगा कि शाही गुरु अविश्वसनीय है, इसलिए उसने किन म्यू से शियोंग क्यूइर को अपने साथ लाने को कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह शाश्वत शांति शाही गुरु की चाल में फंस जाएगी और किन म्यू और शियोंग क्यूइर को सच्चे स्वर्ग महल का निशाना बना देगी। इस बीच शाही गुरु और वह उनसे मिली सुरक्षा का लाभ उठाकर गुप्त रूप से अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकते थे। शाही गुरु को तो एक तमाचा मारना ही पड़ेगा। वह मेरे स्वर्गीय संत पंथ का स्वर्गीय राजा है, तो फिर वह अपने ही पंथ के गुरु के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे कर सकता है? किन म्यू ने आह भरी और अपनी आत्मा को जगाया। तभी ड्रैगन किलेन अचानक रुक गया और बोला, पंथ गुरु, कुछ तो है। किन म्यू ने आगे देखा और दूर तक फैले पहाड़ देखे। चट्टानों से काले ताबूत लटक रहे थे। उन्होंने उन्हें लगभग पूरी तरह से ढक लिया था, जिससे पूरा पहाड़ काला पड़ गया था। उन्होंने जल्दी से ताबूतों की गिनती की और पाया कि उनकी संख्या लगभग 3 से 5,000 थी। यह एक शव उठाने वाली जगह है। उन्होंने देखने के लिए सिल्वर हेवंस आइज को खोला और तुरंत देखा कि भयावह हवा लहरों के रूप में बह रही है, जबकि काले बादल पहाड़ों को ढक रहे हैं। यह स्थान वास्तव में शवों को उठाने के लिए उपयुक्त था। वेस्ट अर्थ के भौगोलिक मानचित्र के अनुसार वे लोअर काउंटी में थे, जो थंडर माउंटेन सिटी से लगभग 800 मील दूर था। लोअर काउंटी वेस्ट अर्थ के लियू परिवार का क्षेत्र था। यह शव स्थान लियू परिवार के क्षेत्र में है। क्या इसका मतलब है कि वे इसके मालिक हैं? किन म्यू को अचानक याद आया कि लाशों में न तो आत्मा होती है और न ही प्राण, तो क्या वे पश्चिमी पृथ्वी के दिव्य कला साधकों के लिए आत्मा जागृत करने हेतु एक अच्छी सामग्री नहीं होंगी? दिव्य कला साधकों के शरीर जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरे होते हैं और शक्ति में आध्यात्मिक शस्त्रों से कहीं आगे होते हैं। इसके अलावा उनके 4 अंग होते हैं और वे युद्ध में दिव्य कलाएं भी कर सकते हैं, इसलिए वे आध्यात्मिक शस्त्रों से भी ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। उठो और अमीर बनो। अचानक एक चीख सुनाई दी और किन म्यू ने उस चीख के स्रोत की ओर देखा। उसने देखा कि कुछ लोग कड़ाईदार हेडबैंड पहने हुए पश्चिमी पृथ्वी की दिव्य कलाएं करते हुए मंत्रोच्चार कर रहे थे। एक काले ताबूत के अचानक पैर उगाए और वह चट्टान से ऐसे नीचे गिरा जैसे उड़ रहा हो, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। चरमराहट।
ताबूत खुला और एक औरत बाहर निकली। उसकी गर्दन अकड़कर मुड़ी और उसने किन म्यू की तरफ देखा। क्या तुम शायद मध्य पृथ्वी से आए स्वर्गीय शैतान पंथ गुरु हो? किन म्यू हैरान रह गया। वह असल में यह नहीं बता पा रहा था कि ताबूत वाली औरत जिंदा है या मरी हुई। यह मैं हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? लियू परिवार के लियू रुइन। औरत जमीन पर उतरी। मैंने सुना है कि कर्ट मास्टर छोटी राजकुमारी को पश्चिमी पृथ्वी पर ले आया है। वह कहाँ है? किन म्यू ने शियोंग क्यूइर का हाथ उठाया और मुस्कुराई। छोटी राजकुमारी यहीं है। लियू रुइन ने शियोंग क्यूइर की ओर देखा और उसकी आंखों की रोशनी चमक उठी। सड़न की गंध तुरंत आसमान में फैल गई और अनगिनत काले ताबूतों के पैर निकल आए और वे चट्टानों से नीचे की ओर दौड़ने लगे। आसमान में कुछ ताबूत तैर भी रहे थे जो खुलते ही जोर से चरमरा रहे थे। कई लाशें, जिनकी हालत किन म्यू समझ नहीं पा रही थीं, उठकर शियोंग क्यूइर की ओर दौड़ पड़ी। किन म्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और लड़की के छोटे बैग से ग्रीन ड्रैगन बीड निकाला और उसे उसके हाथों में थमाते हुए उदासीनता से कहा, लियू रुइन, लगता है तुम्हारे लियू परिवार के इरादे बुरे हैं। जब लियू रुइन ने हरे ड्रैगन मनके को देखा तो वह अपना चेहरा धंकने से खुद को नहीं रोक पाई और एक भयानक चीख निकाली जो डर से भरी थी। लापरवाह मत बनो। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनर्निर्देशन, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री। शियोंग क्यूइर ने हरे ड्रैगन मनके को गले लगा लिया क्योंकि वह काफी बड़ा था। वह एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का था। वह बहुत छोटी थी और उसे उठाने में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। किन म्यू ने लियू रुइन की हरकतें देखीं और तुरंत समझ गया कि उसका अंदाजा सही था। हरे ड्रैगन मनके को अपनी पूरी शक्ति दिखाने के लिए सचमुच एक शुद्ध और मासूम बच्ची की जरूरत थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पश्चिमी पृथ्वी ने छोटी राजकुमारी को इतना महत्व दिया। लियू रुइन ने अपना चेहरा आस्तीन से ढक लिया था जिससे सिर्फ एक आंख ही दिखाई दे रही थी। वह भयानक रूप से सफेद थी और उसमें सिर्फ सोयाबीन के आकार की एक काली पुतली थी। यह वाकई अजीब था। पंथ गुरु, गलत फहमी में मत रहिए। लियू रुइन के पीछे लगातार विस्फोट हो रहे थे क्योंकि लाशें, जो संभवतः मृत या जीवित थीं, ताबूतों में वापस गिर रही थी जो स्वचालित रूप से बंद हो रहे थे। लियू रुइन भी अपने ताबूत में वापस कूद गई और खिलखिलाकर लेट गई। हम बस ये देखना चाहते थे कि छोटी राजकुमारी ठीक है या नहीं। अब जब हमने देखा कि छोटी राजकुमारी सुरक्षित है तो रुइन निश्चिंत है। अलविदा। ताबूतों के पैर फिर से उगाए और वे चट्टानों पर चढ़ने लगे। हाउस के मालिक लियू, कृपया 1 मिनट रुकें, किन म्यू ने अचानक कहा। लियू रुइन, जो अपना ताबूत बंद करने ही वाली थी, उसके शब्द सुनकर रुक गई। उसने अपना शरीर सीधा किया और मुस्कुराने की कोशिश की। पंथ गुरु, हमें बाहर निकलने का रास्ता दीजिए और निर्दयी मत बनिए। उसकी आवाज कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत डरी हुई है। किन म्यू हैरान थी। क्या यह सिर्फ हरा ड्रैगन मनका नहीं था? शियोंग क्यूइर उसे पकड़े हुए थी, लेकिन भले ही वह उसकी शक्ति को उजागर कर सकती थी, लेकिन यह बहुत भयानक नहीं होना चाहिए था। क्या लियू रुइन और बाकी लोगों को वास्तव में इतना भयभीत होने की आवश्यकता थी? हाउस के मालिक लियू, आप लोग सच्चे स्वर्ग महल के आदेश पर आए हैं? किन म्यू ने प्रसन्न भाव से पूछा। चूंकि आदेश पर ही तो आपके कुल में सच्चे स्वर्ग महल के विशेषज्ञ होने चाहिए, है ना? मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो क्या मालिक मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? लियू रुइन थोड़ा स्तब्ध रह गया। किन म्यू का चेहरा बसंत की हवा की तरह गर्म था जब वह मुस्कुराया। घर के मालिक लियू को शायद पता न हो, लेकिन पश्चिमी पृथ्वी के लिए मेरे कोई बुरे इरादे नहीं हैं। मैं यहाँ बस स्थानीय हालात और रीति रिवाज देखने आया हूँ। मैं छोटी राजकुमारी को सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि वह पश्चिमी पृथ्वी की निवासी है और भूगोल से ज्यादा परिचित है। पश्चिमी पृथ्वी के भूगोल से परिचित हो? लियू रुइन ने उसकी ओर आंख मारते हुए कहा। शियोंग क्यूइर लगभग 6 साल की थी और बचपन से ही सच्चे स्वर्ग महल में रहती थी। उसे शायद बस अपने घर का भूगोल ही पता होगा, तो फिर पश्चिमी पृथ्वी के भूगोल की उसे कोई याद कैसे हो सकती थी? शियोंग क्यूइर को रास्ता दिखाने देना किसी अंधे आदमी के हाथी को छूने जैसा था। मध्य पृथ्वी के इस पंथ गुरु किन के पास झूठ बोलने का निश्चित ही तरीका है। लियू रुइन के अगले शब्द सोच समझकर चुने गए थे। पंथ गुरु किन, एक शक्तिशाली अजगर सांप को नहीं दबा सकता। हालांकि आपकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है, फिर भी मेरे लियू परिवार को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जीवन मरण के संघर्ष से सावधान रहें। किन म्यू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। गृहस्वामी लियू क्या कह रहे हैं? मैं तो बस सच्चे स्वर्ग महल की बड़ी बहन से मिलना चाहता हूं और हमारे बीच की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर मैं सचमुच ऐसा सोच रहा होता तो मैं पहले ही छोटी राजकुमारी से ग्रीन ड्रैगन बीट सक्रिय करने के लिए कह चुका होता। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग बच निकलते?
लियू रुइन का चेहरा अंधेरे और साफ के बीच झिलमिला रहा था। हालांकि किन म्यू का धैर्य बहुत मजबूत था। वह वहीं खड़ा रहा और उसके जवाब का इंतजार करता रहा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और ताबूतों में रखी लाशों ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। एक क्षण बाद लियू रुइन ने हंसते हुए कहा, चूंकि कर्ट मास्टर किन ने ऐसा कहा है तो मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूं। कर्ट मास्टर, कृपया मेरे ताबूत में आएं और मुझे आपको लियू परिवार में ले जाने दें ताकि मैं आपको सच्चे स्वर्ग महल की वरिष्ठ बहनों से मिल सकूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कर्ट मास्टर में इतनी हिम्मत होगी। किन म्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है। इतना कहकर उसने शियोंग क्यूइर को उठाया और ड्रैगन किलिन की पीठ से उतरकर लियू रुइन के ताबूत के पास आ गया। जब उसने अंदर देखा तो दंग रह गया। ताबूत बाहर से बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर का स्थान अद्भुत था। उसकी लंबाई चौड़ाई 30 गज से ज्यादा थी और ऊंचाई भी 15-18 गज। वह किसी विशाल घर जैसा लग रहा था। इसके अलावा वहां मेजें, कुर्सियां और एक ज़ेड बेड भी था। यह कुछ कमरों में बटा हुआ था और खाने पीने और रहने की जगह भी थी। यहां तक कि एक नौकर के रहने की भी जगह थी, जो इसे किसी छोटे और नाजुक महल से अलग नहीं बनाती थी। किन म्यू ने आश्चर्य से जीभ चटकाई। जब लियू रुइन ताबूत से बाहर कूदी थी तो वह चौंक कर उठ बैठा था। उसने सोचा था कि कोई ज़ॉम्बी बाहर कूद गया है, जबकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह असल में लियू रुइन का रहने का स्थान होगा। उसने दूसरे काले ताबूतों को देखा और सोचा, क्या ये सभी ऐसे ही हो सकते हैं। वे सभी जगह हैं जहां लियू परिवार के शिष्य रहते हैं। ये ताबूत जिनके पैर खुद ब खुद चलने लगे उतने ही अद्भुत लगते हैं, भले ही इनके निर्माण के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए हों, जिनका नतीजा वही है जो सिस्टर यी के चलते फिरते शहर का था। फैटी ड्रैगन, तुम भी अंदर आ सकते हो। किन म्यू ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराई। ड्रैगन किलिन थोड़ा हिचकिचाया और अपना सिर हिलाया। पंत गुरु, मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा। किन म्यू ने उसे हंसते हुए डांटा, फिर शियोंग क्यूइर को ताबूत में ले आया और ड्रैगन क्यूलिन को बाहर छोड़ दिया। लियू रुइन ने जोर से ताबूत बंद किया और वे तुरंत ताबूतों के साथ आगे बढ़ गए। उनमें से कुछ तो आकाश में भी तैरते हुए लियू रुइन के ताबूत को पहाड़ों के पार ले गए। ड्रैगन किलिन उनके पीछे पीछे चला और कुछ पहाड़ पार करने के बाद उसे पहाड़ों के बीच एक विशाल मकबरा दिखाई दिया। लियू परिवार के अनगिनत काले ताबूत उसके चारों ओर आकाश में काली नावों की तरह तैर रहे थे। वे मकबरे के विशाल मुख में प्रवेश करने के लिए एक पंक्ति में खड़े थे। ड्रैगन किलिन कांप उठा और उसने मन ही मन शिकायत की। फिर भी उसने खुद को ताबूतों के साथ मकबरे में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। ताबूत में क्यू इन म्यू शियोंग क्यूइर को अपनी बाहों में लिए बैठा था। लियू रुइन उसके सामने बैठी थी और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। माहौल गंभीर था। अचानक किन म्यू मुस्कुराया और कहा, घर के मालिक लियू, आपके लियू परिवार का प्रमुख कौन है। लियू रुइन की आंखों में सोयाबीन के आकार की काली पुतलियां घूमकर सामान्य आकार में आ गईं। वह मुस्कुराई, पंथ गुरु किन बाहरी हैं, इसलिए तुम्हें मेरे लियू परिवार के बारे में नहीं पता। मैं उनकी मुखिया हूं। किन म्यू हैरान रह गया। ऐसे में अभी अभी आपको घराने का मालिक लियू कहना मेरे लिए सही था। बहन रुइन, आपके लियू परिवार की तकनीक बहुत अजीब है। जब मैंने अभी अभी आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि आप सब लाशें हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। लियू रुइन अपने दिल में एक गर्माहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई और खुशी से उसकी तरफ एक नजर डाली, जिसे वह रोक नहीं पाई। तुम्हारा मोह वाकई मीठा है। दूसरे कुलों के लोग, खासकर मर्द, मुझे देखकर इतना मीठा बोलने की हिम्मत कौन करेगा। अगर वे डर के मारे मर नहीं गए तो ये तो गनीमत है। उन बदबूदार मर्दों में से कुछ तो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देते हैं, जबकि कुछ की आत्माएं शून्य में बिखर जाती हैं। दूसरी ओर पंत गुरु अभी भी अच्छी बातचीत कर सकते हैं और मुझे बहन कह सकते हैं। शियोंग क्यूइर हैरान थी और उसने मन ही मन सोचा, लगता है बड़े भाई हर उस महिला को बहन कहते हैं जिससे वह मिलते हैं। लियू रुइन के शरीर के आसपास की लाश की हवा कमजोर हो गई और वह मुस्कुराई। हमारे लियू परिवार की तकनीक मूल तकनीक से अलग है। हम में से किसी का भी जीवित रहते हुए लियू उपनाम नहीं था और मरने के बाद ही हम लियू कहलाए। किन म्यू का दिल कांप उठा और वह चिल्लाया, तुम सब हो। मेरे पश्चिमी पृथ्वी के लियू परिवार की पृष्ठभूमि अत्यंत प्राचीन है, जिसकी शुरुआत एक मृत शरीर से एक आत्मा के जन्म से हुई। अफवाह है कि लियू परिवार के पूर्वज को एक विलो के पेड़ के नीचे दफनाया गया था, लेकिन जल्द ही उस मृत शरीर में आध्यात्मिकता का जन्म हुआ और उन्होंने लियू उपनाम अपना लिया। क्योंकि हम लाशों से पैदा होते हैं, इसलिए हमारे भौतिक शरीर मृत हैं और हम जन्म नहीं दे सकते। हालांकि हमारा एक जीवनकाल होता है
और एक बार हमारी आत्माओं का समय पूरा हो जाने पर हमारी आत्माएं बिखर जाती हैं। बाहर के लोग कहते हैं कि हमारा लियू परिवार अजीब है और बाहरी लोगों से बातचीत नहीं करता, लेकिन वे गलत हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहरी लोगों से बातचीत करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि हम सभी लाशों से पैदा हुई आत्माएं हैं, इसलिए हमें पकड़े जाने और आत्मिक हथियारों में बदल दिए जाने का डर है। जब सच्चे स्वर्ग महल के विशेषज्ञों ने तुम्हें मुझसे निपटने के लिए कहा था, तो तुम लोग मान गए थे। क्या सच्चे स्वर्ग महल में तुम्हारे लियू परिवार को हराने और तुम लोगों को आत्मिक हथियार बनाने की क्षमता है? किन म्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। लियू रुइन का चेहरा थोड़ा बदल गया। किन म्यू जोर से हंसा और उसके चेहरे पर फिर से खुशी छा गई। वह मुस्कुराया। बहन रुइन, लियू परिवार की मुखिया बनने के लिए आपकी साधना मुझसे कहीं ज्यादा है, फिर भी आप मुझसे कैसे डर सकती हैं? छोटा भाई असल में सिर्फ शेख ही बघार रहा है और सिर्फ लोगों को डराना जानता है। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लियू रुइन ने राहत की सांस ली और मेरी तरफ मुस्कुराया। तुमने सचमुच बहन को डरा दिया। पंथ गुरु किन की साधना क्या है? मैं अभी सिर्फ 6 दिशाओं वाले क्षेत्र में हूं। क्या अब बहन निश्चिंत हो सकती है? किन म्यू ने ईमानदारी से कहा। लियू रुइन वास्तव में निश्चिंत थी, लेकिन वह अभी भी शियोंग क्यूइर के हाथों में हरे ड्रैगन मनके के बारे में चिंतित थी। वह वस्तु लियू परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन थी। जब इस ड्रैगन मनके की शक्ति का प्रयोग होता, तो लियू परिवार के विशेषज्ञ चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। लियू परिवार ने सच्चे स्वर्ग महल को सौंपने का कारण ग्रीन ड्रैगन मनका था। बहन रुइन, सच्चे स्वर्ग महल से कौन आए हैं? उनकी साधना क्या है? जो व्यक्ति आया है, वह सच्चे स्वर्ग महल के यू परिवार का बुजुर्ग यू रुई है, लियू रुइन ने कहा। यू परिवार के विशेषज्ञ जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में हैं, और वे सभी असाधारण हैं। किन म्यू ने धीरे से सिर हिलाया। पश्चिमी पृथ्वी के लोग साधना क्षेत्र को वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, क्योंकि 10,000 आत्मा प्रकृति तकनीक विजय प्राप्त करने के लिए साधना पर निर्भर नहीं थी। इसके बजाय यह प्रकृति और स्वर्ग और पृथ्वी को समझने पर निर्भर थी। व्यक्ति के विचार जितने शुद्ध होंगे, उसकी इंद्रियां उतनी ही प्रबल होंगी, और तब उसके स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद करने की संभावना और भी अधिक होगी। बेशक, साधना जितनी ऊंची होगी, सृजनात्मक दिव्य कलाएं उतनी ही प्रबल होंगी। साधना व्यक्ति की क्षमता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, लेकिन पश्चिमी पृथ्वी के लोगों के लिए प्रकृति के संबंध में इंद्रियां और समझ सबसे महत्वपूर्ण थी। सिस्टर रुइन अब निश्चिंत होंगी, है ना? किन म्यू मुस्कुराई। वह सिस्टर जीवन मृत्यु लोक में है, जबकि मैं सिर्फ 6 दिशाओं के लोक में हूं। सिस्टर रुइन, अगर सिस्टर रुई मुझे मारना चाहती हैं, तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी। लियू रुइन ने परेशान भाव से कहा। यू रुई और मैं दोस्त हैं, और मैं आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि वह गॉड बरियल वैली में आपको छू भी नहीं पाएगी। जहां तक बाहर की बात है, मैं कल्ट मास्टर की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। किन म्यू ने राहत की सांस ली और शुक्रिया कहा। आपकी तकलीफ के लिए शुक्रिया, बहन। गॉड बरियल वैली, जहां आप लोग रहते हैं, कैसी जगह है? लियू रुइन मुस्कुराया। हम अब ईश्वरीय समाधि घाटी में हैं। पंथ गुरु किन, कृपया ताबूत से बाहर आएं। ताबूत खुला और लियू रुइन उसे बाहर ले आया ताकि वह चारों ओर देख सके। वे एक भूमिगत दुनिया में थे जो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। मकबरे के आकाश में सूरज, चांद और तारे थे, और आसपास हर आकार की कब्रों तक जाने वाले रास्ते थे। उनमें आने जाने वाले अनगिनत ताबूत थे। एक छोटा सा ताबूत तैरता हुआ ऊपर आया, और उसका ढक्कन खुला तो अंदर एक छोटी बच्ची दिखाई दी। ताबूत के किनारे पर बैठते हुए उसने पूछा, माँ, यह कौन है? किन म्यू ने संदेह से लियू रुइन की ओर देखा। महिला ने उदास होकर बच्चे को देखा, फिर धीरे से कहा, यह मेरी प्यारी बच्ची है। यह मेरे साथ ही मर गई थी, और हम दोनों को एक बुजुर्ग ने जगाया था, इसलिए हम यहां रहने आए। चलो इस बारे में बात नहीं करते। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यू रुई से मिलना चाहती हो? चलो मैं उसे बुलाकर तुमसे मिलवाती हूं। शायद मैं तुम्हारे बीच की गलतफहमी दूर कर सकूं। प्यारी बच्ची, बड़े भाई के साथ यही रहो। लड़की ने उसकी बातों को प्यार से स्वीकार किया और जिज्ञासा से किन म्यू की जांच की। किन म्यू ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह छोटी बच्ची लियू रुइन की बेटी थी, फिर भी उनकी आत्माएं एक ही समय में जागृत हुई थीं। इसलिए उसका साधना क्षेत्र संभवतः लियू रुइन के क्षेत्र जैसा ही था। वे दोनों जीवन मृत्यु क्षेत्र या दिव्य सेतु क्षेत्र की महान विशेषज्ञ थीं। उसने देव समाधि घाटी के बीचों बीच देखा और वहां एक सुनहरा ताबूत खड़ा हुआ था। वह मोटी जंजीरों से ढका हुआ था और पीले रंग के कागजों से भरा हुआ था। उस पर तरह तरह के ऋण लिखे हुए थे। इस ताबूत में कौन है? ये क्यों बंद है? किन म्यू ने उत्सुकता से पूछा।
माँ ने कहा था कि वहां एक देवता पड़ा है जिसकी लाश पहले ही आत्मा बन चुकी है। हालांकि सभी को उनके बुरे काम करने का डर था, इसलिए उन्होंने उन्हें बंद कर दिया। मैं समझ गया। किन म्यू मुस्कुराया और नीचे देखा। छोटी प्यारी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ जादू करता हूं। ये कहकर उसने एक बड़ी जेड आंख निकाली। मेरी यह आंख चमक सकती है। छोटी लड़की ने उत्साह से उसकी ओर देखा। यह कैसे चमकेगा? तभी लियू रुइन की आवाज उन तक पहुंची। रूई, ये कर्ट मास्टर किन है। अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हो तो मुझे शांति प्रचारक बनने में कोई आपत्ति नहीं है। एक और लड़की की आवाज आई और फिर हंसी की आवाज आई। हमारी दुश्मनी दूर हो गई। अच्छी बात है, बस उसे राजकुमारी को सौंप देना है और दुश्मनी दूर हो जाएगी। उस क्षण बर्फ जैसी सफेद रोशनी अचानक गॉड ड्यूरियल वैली के धुंधलेपन को चीरती हुई चमकती हुई गायब हो गई। किन म्यू की हंसी जमीन के नीचे गूंज उठी। कैसा लगा? चमक तो रही है ना? लियू रुइन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने यूरुई को अपने बगल में देखा, जिसके पेट पर एक क्षैतिज निशान था जिसने अगले ही पल उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनर्निर्देशन, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर दैन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें।